हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज हम एक नए पीवाईक्यू के साथ हाजिर हैं। आज का जो बात करेंगे निमसेट 2024 का पीवाईक्यू, हाउ टू सॉल्व वर्बली। तो देखेंगे आज 24 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें 70 to 80% क्वेश्चन वर्बली कर पा रहे हैं। आप समझ सकते हो किसी निमसेट एग्जाम में अगर 70 to 80% क्वेश्चन वर्बली कर पाते हो तो कितना हाई स्कोर कर पाओगे, कितना औरों को पिछाड़ पाओगे, है ना। तो ये ट्रिक टेक्निक हम लोग सीखेंगे, क्योंकि पढ़ते तो साल भर हैं लेकिन उसको सही से इम्प्लीमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सब पढ़ाई बेकार जाएगी। तो आपको क्या करना है, समय बचाना है। और जब क्वेश्चन वर्बली करते हैं तो समय स्वाभाविक है बचता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जवाब सेकंडों में आ जाता है वर्बल में, है ना। तो आपको पेन का यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पेन का यूज़ करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन में वहाँ यूज भी करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वर्बली। वो ट्रिक टेक्निक जब सीखेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे और विचार पाएंगे और अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो ये चीज़ हम लोग अब सिखाते रहते हैं। 2008 से 2023 तक हम लोग डाले हैं ऑलरेडी पीवाईक्यू निमसेट का, और आज ये 24 डालेंगे, 25 के एग्जाम होगा वो भी डालेंगे। तब तक आप इसको अपने आप को चेंज करिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा और देखिएगा कि कैसे हम लोग वर्बली करते हैं। चलो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाउ मच वर्क डन इट टेक्स टू स्लाइड ए क्रिएट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर लॉन्ग द, ठीक है, along the loading dock by pulling it with 180 न्यूटन फोर्स, ठीक है, where the dock is inclined up 45 डिग्री from the horizontal। तो हम डॉक जो 45 डिग्री इंक्लाइंड है उसके along हम पुल करेंगे 180 न्यूटन फोर्स से, तो कितना वर्क डन होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 25 मीटर, है ना। 25 मीटर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका। तो 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट के along जब हम लोग बात करेंगे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में, एलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो इधर जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 180 cos 45, है ना। 180 cos 45 फोर्स लगेगा एलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल, एलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स फाइनल वर्क डन हो गया 180 cos 45 इंटू 25 डिस्प्लेसमेंट। अब 180 cos 45 मतलब 1/√2, तो 180 इंटू 25 डिवाइडेड बाई √2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको वर्बली कैसे करेंगे, अगर 180 का 0 हटा दो तो 18 को 2.5 गुना करेंगे, 25 है ना, 2.5 कर सकते हो, 2.5 गुना करेंगे तो 45 आएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया 4500, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में √2 का मतलब 1.414 या 1.415 में लो, तो 4500 डिवाइडेड बाई 1.4, 4500 को लिखोगे 4.5 टू इंटू 10 पावर 3, तो 10 पावर 3 के टर्म में आंसर आएगा। तो 10 पावर 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इसमें इनमें ही आंसर हो सकता है नंबर 1। अब न्यूमरेटर में 4.5 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 1.4, तो 4.5 को 1.4 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 14 3 या 42, है ना, और 45 है वहाँ पर, 4.5 है तो 3.2 के आसपास आएगा। और एक्चुअल वैल्यू जब √2 की लिखोगे 1.414 तो 3.3 से थोड़ा कम आएगा, स्लाइड कम आएगा। तो 3.2 से थोड़ा सा कम यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3.2 से थोड़ा सा कम, इन तीन में से यही दिख रहा है। तो दिस विल द करेक्ट आंसर, दिस इज हाउ वी डू इट। अब जो मैं ये मन में किया उसको इसको एक बार समझाते हैं। समझाने में समय जरूर लगेगा, लेकिन वन बताने में कोई चीज़ में समय लगता है, लेकिन जब करोगे तो समय नहीं लगेगा उतना। तो इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या किया कि इधर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाते हुए, तो 180 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा डी वो हो जाएगा 25 मीटर हो रहा है। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 180 cos 45 इस डायरेक्शन में इसका फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, तो 180 cos 45 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट 25, ये F इंटू डी, एफ डॉट डी होता है F इंटू डी, है ना। तो बस ये आंसर हो गया। अब इसको वर्बली कैसे किया मैंने, इसको 180 डिवाइडेड बाई √2 और इंटू 25, तो ये आपका एक 0 हटा दो, यहाँ पे पॉइंट कर लो, 18 का 2.5 गुना करोगे तो 45 आएगा, तो 2 0 और 4500, तो यहाँ पर 4500 एक तरीके से डिवाइडेड बाई 1.414 भी होता है, लेकिन 1.4 अभी राउंड फिगर में ले लो। तो इसको जैसे लिखोगे 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1.4, अब 10 पावर 3 में आ रहा तो 10 पावर 3 में आंसर होगा, और ये 4.5 डिवाइडेड बाई 1.4 इसका 3 गुना करेंगे तो 42 होता है, 4.2 होता है, तो इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग 3 से ज़्यादा आएगा। और आगे 0.3 को एक डेसिमल कर 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 3.2 के करीब आएगा।
14 टू जा 28, 30 आ रहा है, तो 3.2 के करीब आ रहा है। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू 414 करोगे तो 3.2 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 3.2 से थोड़ा सा कम यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर तो पावर 2 है इसलिए नहीं चलेगा, यहाँ पर पावर 3.4 है, यहाँ पर 3.4 है, यहाँ पर एक्चुअली डिफरेंट होना चाहिए, तो ये रिपीटली लिख गया है, टाइप हो गया है। तो दिस इज द आंसर, 3.2 से थोड़ा सा कम, तो दैट इज गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर। तो ये मन में कर लेना है कि इसमें कौन सा बड़ी बात है, वर्क डन इक्वल टू होता है F इंटू डी, और F जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। तो 45 अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, 180 cos 45 इंटू डी। अब 180 cos 45 मतलब 1/√2, तो 180 इंटू 25 डिवाइडेड बाई √2, उधर 4500 को 10 पावर 3 में कर लिया, इसको हमने डिवाइड करके 4.5 को 1.4 से डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेट निकाल लिया। तो एक्चुअल कैलकुलेशन पे जाएंगे तो समय लगेगा, तो एक्चुअल कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, मन में वर्बली कैलकुलेट करना है, कॉमन सेंस यूज करना है, नहीं तो फिर थोड़ा सा पेन का भी यूज कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, टू हार्डली टेक एनी टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर लेट f यहाँ पर फंक्शन है फ्रॉम द सेट R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर, बी द function such that f of 0 pi/2 and f of x equal to this for x not equal to 0, then fx is not continuous, fx continuous but not differentiable, fx differentiable at 0, f dash 0 पर इसका ये है, नन ऑफ दीज है। तो आप देखिएगा जब भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन होता है तो 95% क्वेश्चन तो वर्बल ही बनते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 पर, इसके 0 पे फंक्शन वैल्यू बराबर होगी, फंक्शन वैल्यू 0 है और 0 पर नहीं डिफाइन है तो 0 पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, ब्रेक होता है, वहीं तो टेस्ट करवाता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पर 0 पर, यहाँ पर देखो चेक करवा रहा है 0 पर 0 पर 0 पर है ना, तो 0 पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट निकालेंगे, तो देख रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो 0/0 फिट के स्क्वायर एल पीटर रूल। तो एल पीटर रूल में न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करोगे 1 और डिनोमिनेटर करोगे e पावर पाई x इंटू पाई, और जैसे 0 डालोगे तो 1/पाई, तो 1/पाई लिमिटिंग वैल्यू आ रही जो कि फंक्शन वैल्यू के बराबर है, तो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस तो हो गया, तो दिस इज सेकंड इज लाइकली टू बी करेक्ट आंसर। अब बात कर रहा है कि सेकंड में क्या, नॉट डिफरेंशिएबल इक्वल टू 0, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर स्क्वायर। जैसे डिनोमिनेटर स्क्वायर करने के बाद जब 0 डालोगे तो क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि जब 0 डालोगे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो e टू पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो 0, तो इसका मतलब जब हम डिफरेंशिएट करके 0 डाला तो अनडिफाइंड आ रहा, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड आ रहा है, तो इसका मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल तभी होता है जब डेरिव करके हम उस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं। इफ आई गेट द रियल वैल्यू इट इज डिफरेंशिएबल, इफ आई गेट द अनडिफाइंड इट विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो 0 पर यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन 0 पर कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू जब हम निकाले हैं वर्बली, बहुत आसान है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, तो देखोगे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है, डेफिनेशन होती है लिमिट की, है ना, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है, लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करा, यहाँ पे कर देते हैं, चलो एफ डैश एक्स, तो करोगे 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर पाई एक्स इंटू पाई, ये हुआ एल पीटर रूल, क्योंकि जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें 0 डालें तो यहाँ 0/0 आ रहा है, तो फिट के साथ एल पीटर, और जैसे जब आप इसमें 0 डालोगे लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, जैसे 0 डालोगे तो इस केस में ई पावर 0 1 कर देगा 1/पाई, तो ये लिमिटिंग वैल्यू जो है किसके, फंक्शन की वैल्यू 0 पर फंक्शन वैल्यू बराबर है, तो दैट्स वाई इट इज कंटिन्यूअस, यही तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन है। अब रही बात है कि इसको हम लोग डेरिवेटिव की बात करें, तो जब हम इसको क्या करेंगे, हम लोग एल पीटर रूल का डिफरेंशिएशन मतलब न्यूमरेटर का अलग करेंगे, डिनोमिनेटर अलग करेंगे, और जब हम डेरिवेटिव चेक करेंगे, डिफरेंशिएशन चेक करेंगे 0 पर, तो इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये पता है आपको, है ना, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो ई पावर पाई एक्स और -1 का होल स्क्वायर करोगे। अब देखिएगा जैसे ही इसमें आप 0 डालोगे, जैसे 0 डालोगे तो यहाँ पर जैसे 0 डालोगे तो उस केस में 1 - 1 0 आया, 0 को स्क्वायर 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड, तो 0 पर ये डेरिवेटिव क्या देखिए अनडिफाइंड किया, इसका मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये रियल देता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, ठीक है, तो ये डिफाइन होता है, तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू रियल आना मतलब इट इज डिफरेंशिएबल इक्वल टू 0। तो आपको कुछ एक्चुअली नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि जब क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आएगा, और जैसे 0 डालोगे होल स्क्वायर में, इसमें इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जैसे 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, इट इज अनडिफाइंड,
डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा जीरो पर, दैट्स वाई वी कैन चेक इट। तो प्रॉपर डेफिनेशन जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब टाइम टेकिंग होता है। जब भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन वर्बल बन जाता है। 95% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन वर्बल ही बनता है, और जो वर्बल ही ना बने उसको एवॉइड करो, क्योंकि उसमें फिर समय लग जाता है। तो देखो कंटिन्यूटी भी हो गई, डिफरेंशियबिलिटी होगी, दैट्स वाई बी विल करेक्ट आंसर। तो ये जो मैंने समझाया, ये पेन का इसलिए यूज करें, समझाने में समय लग रहा है, लेकिन करने में आपको सेकंड में हो जाएगा, वंस यू नो द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ द दिस लिमिटिंग। अब ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आता रहता है। अगर 4 है तो यहाँ पर फैक्टर 4 का पावर 1/4 होगा। 3 टर्म होंगे न्यूमरेटर में, 3 तक जाएगा तो फैक्टर 3 पावर 1/3, n होगा तो फैक्टर n पावर 1/n, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो दिस विल द करेक्ट आंसर। अगर पढ़े होगे लिमिट में तो हर बुक में हर जगह मिलता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब इसका कंसेप्ट पहले बता देते हैं कि कंसेप्ट इसका है क्या। होता क्या है कि इसको हम लोग जब यहाँ पर पढ़े होंगे कि अगर हम लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 1 पावर इन्फिनिटी आता है, तो 1 पावर इन्फिनिटी आ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, एनीथिंग पावर 0 1 1 1 1 4 डिवाइडेड बाई 4, 1 का पावर 1/0 इन्फिनिटी। 1 पावर इन्फिनिटी आता है, तो इस केस में इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होती है 1 प्लस fx टू द पावर, यहाँ पर gx करें और लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस पैटर्न में होता है आंसर इसका। e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो 0, a है तो a, और f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ये इसकी फाइनल लिमिटिंग वैल्यू होती है। अगर फंक्शन इस पैटर्न में है तो ये तो 1 प्लस एफ एक्स के टर्म में है नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस, और इधर बैलेंस करने के लिए 4 ऐड घटाएंगे, तो अभी तो 4 इंटू समथिंग और -4, तो 4 4 कैंसिल होगा, ये बचेगा। तो अब ये क्या हुआ, ये हुआ एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हुआ जी ऑफ एक्स। अब जैसे इसमें जब आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, और एफ एक्स इंटू जी एक्स का मतलब 1 पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस 3 पावर x प्लस 4 का पावर x डिवाइडेड बाई 4 और इंटू 1/x, एफ एक्स इंटू जी एक्स। यही इसी का फाइनल आंसर। कैसे निकालना है, 1/4 को आप इधर ले आओ, 1/4 को इधर ले आओ, कोफिशिएंट का काम करेगा, है ना। ये इधर आ गया और ये x यहाँ पे ले आओ, ये काट दिया। अब ये जो -4 यहाँ पे छूट गया था, -4 है ना, -4 भी है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए 1 ऐड किया तो -4, तभी मल्टीप्लाई करो तभी बैलेंस होगा। अब इस 4 में चारों को एक एक दे दो, -1 -1 -1, और इसको भी -1 कर दो, -1। अब ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया दिस बाई दिस, एक पढ़े होगे तो अभी बताता हूँ। 1 बाई यहाँ पे 4 था तो 1/4, तो e टू पावर 1/4 लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इधर क्या हो जाएगा, इधर जब अप्लाई करोगे 1 का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, प्लस 2 का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बाई एक्स ओनली, बाई एक्स है डिवाइडेड बाई एक्स, तो आ जाएगा प्लस 3 का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये log a log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी पढ़े होगे, स्टैंडर्ड फार्मूला लिमिट x टेंडिंग टू 0 और a का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर log a, log ऑफ a। ये आप प्रॉपर्टी एज स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करते हो, चाहे एक्सपेंशन मेथड से करो, एलपीटर रूल अप्लाई करके करो, एक ही बात आएगा, log a आता है। तो यहाँ पर जब मैंने 1 घटा दिया इसमें, तो 1 का पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया x, यहाँ पर भी x है, सब में x है, ये x है ना। फिर 2 का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, फिर 3 का पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d हो जाता है, तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 1/4 log ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, क्योंकि log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 क्या हो जाएगा log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 log 4। अब ये यहाँ पे 4 था, 1/4 था, अब ये क्या हो जाएगा, इसके सिर पे आ जाएगा एक तरीके से पावर में 1/4 यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, m टू पावर n log m आता है, और e टू पावर log ऑफ समथिंग, तो यही समथिंग आंसर हो जाएगा। तो यही वाला समथिंग यहाँ पर अल्टरनेटिव दिया होगा, इस केस में यही वाला आंसर दिया है, फैक्टर 4 टू द पावर 1/4। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये है इस केस में कि जैसे +1 करोगे -1 करोगे, सबको एक एक दे देना, तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 यानी log ऑफ फैक्टोरियल 4 हो गया, और ये 4 जब इधर आ जाएगा इसका पावर में चढ़ जाएगा, तो e टू पावर log ऑफ समथिंग, तो वही समथिंग फैक्टर 4 का पावर 4 हो जाएगा। तो 3 टर्म है तो 3 तक जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 तक जाएगा, तो यहाँ +1 करेंगे या -3 करेंगे,
n तक होता तो n तक जाता, तो आंसर वुड हैव बीन फैक्टोरियल n टू द पावर 1/n। 3 होता तो फैक्टर 3 पावर 3, 4 है तो 4, तो बहुत स्टैंडर्ड है। एक बार जब ये कर लोगे तो दोबारा जब कभी होगा तो कभी नहीं करोगे, ये मन में समझ लोगे कि क्या हो रहा है। जैसे हम लिमिट डालते हैं 1 पावर इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसको 1 प्लस एफ एक्स पावर जी एक्स में बदलेंगे, तो 1 नहीं था तो 1 जोड़ा, और बैलेंस करने के लिए जितना जोड़ोगे, इधर 4 है तो 4 घटाओगे, 3 है तो 3 घटाओगे, n है तो n घटाओगे, और सबको एक एक दे दोगे, तो इस पैटर्न में बन जाएगा log 1 प्लस log, है ना, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, ऐसे log 1 प्लस log 2, तो log का फैक्टर हो जाएगा, और ये जो इधर आ गया था पावर में चढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस विल बी आंसर। तो कांट यू डू इट वर्बली, आराम से हो जाएगा। अगर पहले से किया हुआ होगा, फर्स्ट टाइम करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, लेकिन जब पहले से किया हुआ होगा तो कुछ भी चेंजेज करेगा हम लोग इसको वर्बली कर लेंगे, क्योंकि वो तो सब बुक में होता है, ये बहुत स्टैंडर्ड कॉमन क्वेश्चन है, एवरी नाउ एंड देन सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और वर्बली जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है L1, L2, L3 up to L10 आर द डिस्टिंक्ट एमंग द लाइन्स दिस। L2, L4 है इवन नंबर वाली लाइन हो गई, 2, 4, 6, 8, 10 आर पैरेलल, ये आपका पैरेलल है, टोटल 10 लाइन है, तो 10 लाइन में यहाँ पर ये 5 लाइन पैरेलल हो गई, ये वाली 5 लाइन पैरेलल टू ईच अदर, एंड द लाइन L1, L3, L5, L7, L9, ये जो 8 नंबर वाली जो लाइन है, दे पास थ्रू द गिवन पॉइंट सी फिक्स पॉइंट से गुजर रही है। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस फ्रॉम कंप्लीट सेट, यानी 5 तो हॉरिजॉन्टल लाइन और 5 जो 8 वाली लाइन है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये किसी फिक्स पॉइंट से गुजरेंगी, तो इनको जब कट करेंगी तो एक लाइन 5 बार कट करेगी, क्योंकि 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक लाइन 5 बार कटेगी, दूसरी भी नॉन पैरेलल लाइन 5 बार कट करेगी, पाँचों लाइन को पैरेलल वाली को, तीसरा भी, तो 5 5 जा 25 और प्लस सी वाला पॉइंट, क्योंकि ऑल आर पासिंग नॉन पैरेलल लाइन थ्रू द पॉइंट सी, तो 25 से 26 विल बी द आंसर। तो ये जो आंसर वर्बली हो रहा है, इसका कंसेप्ट अभी हम जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। आउट ऑफ द 10 लाइन कह रहा है ये आपका इवन वाली 1, 2, 3, 4, 5, कौन वाली? इवन वाली, L2, L4, L5, L6, L8, L6 और यहाँ पर हो जाएगा L10 दी, ये जो लाइन पैरेलल है, और कह रहा है कि यहाँ पर बाकी जो 8 वाली हो किसी सी पॉइंट से गुजर रही, 1, 2, 3, 4, इसको बढ़ा दिया, चलो एक यहाँ पे कर देते हैं 5, ये 5 लाइन ये हो जाएगा L1, L3, L5, L7 और L9। अब ये होगा एक लाइन 5 हॉरिजॉन्टल लाइन को 5 बार कट करेगा, तो एक लाइन ये L1 जो है रेड वाली को, जो कि पैरेलल है इवन वाली, 5 बार कट किया, दूसरी 5 बार, तो 5 5 जा 25 और प्लस 1 सी वाला, क्योंकि ये लाइन जो ग्रीन वाली है वो भी सी पॉइंट से गुजर रही है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन फ्रॉम कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट होते हैं, तो 5 5 जा 25 तो इससे हुई, और ऑल आर नॉन पैरेलल लाइन आर पासिंग थ्रू द पॉइंट सी, तो ये अपने आप में एक पॉइंट हो जाएगा, इसलिए 25 से 26 का लिया। तो ये जब फिगर दिमाग में होगा तो आप वर्बल कर पाओगे, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लाइन दीज 10 लाइन्स आर डिस्टिंक्ट एमंग द लाइन्स दिस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी इन 10 लाइन में ये 5 लाइन पैरेलल हैं, एंड द अदर लाइन जो बाकी 5 बची वो किसी फिक्स पॉइंट सी से गुजर रही हैं। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट हो जाएंगे, मैक्सिमम निकालना होता है, तो मैक्सिमम जब इंटरसेक्ट कराएंगे तो एक लाइन 5 बार कट करेगी 5 पैरेलल लाइन को, तो 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दूसरी लाइन में 5, तीसरी भी 5, 5 5 जा 25 और प्लस 1 मोर पॉइंट बिकॉज ऑल द नॉन पैरेलल लाइन्स आर पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट 6, तो 6 विल आल्सो बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फाइनल आंसर विल बी 25 और प्लस 1 26, 26 विल बी द आंसर इन दिस केस। तो ये फिगर दिमाग में होगा तो आराम से वर्बल बन रहा है, तो वर्बल कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैसे करेंगे वर्बली। देखिए यहाँ पर तो ये तो फॉर एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कौन सा हमेशा ट्रू नहीं है। इन्वर्टेबल के लिए पता है आपको, इट शुड बी नॉन सिंगुलर, है ना, तो यहाँ पर भाई नॉन सिंगुलर है, ये तो हमेशा ट्रू है। अब कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट लोगे वो भी नॉन सिंगुलर होगा, ये भी ट्रू है। और कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जब करोगे तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इन्वर्स, ये हमेशा 1 होगा, क्योंकि जो वैल्यू देगा उसका 1/, देगा, ये 5 देगा तो 1/5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जब अलग अलग करोगे तो मॉड ऑफ दिस इंटू दिस इक्वल टू क्या इंडिविजुअल बराबर हो जाएगा, एक दूसरे रेसिप्रोकल है, 5 इंटू 1/5, 6 इंटू 1/6, तो ये भी हमेशा 2, ये भी हमेशा 2, है ना। नॉन सिंगुलर का एडजॉइंट भी ऐसा नॉन सिंगुलर होता है, ये भी
नॉन सिंगुलर होगा तभी इन्वर्टेबल होता है। तो ये तीनों तो सही लग रहे हैं। अब इसकी बात जब बात करेंगे तो अगर इस केस में कह रहा क्या हमेशा ये ट्रू होगा, इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो ऑलवेज ट्रू इसलिए नहीं होगा, जब भी हम ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, I2 I3 कोई ले लो, तो इसका और इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका मान लोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो अगर हम इस केस में एक को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लें तो फिर ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 आना चाहिए, है ना, तब उस केस में 1 आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये तो कह रहा है नॉट इक्वल टू 1, तो इस केस में गलत हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमेशा ट्रू नहीं रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रू नहीं रहेगा, बाकी में रहेगा। चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में। अब यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ये कि हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ द एट हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व इंटरसेक्ट, यानी ये दो कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या कितने सोल्यूशन होंगे, इससे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द नंबर ऑफ सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन पूछ सकता है। तो अब इनको ट्रेसिंग करके देखेंगे। ये तो भाई कौन सा है, हाइपरबोला है, ये तो इलिप्स है ना, यहाँ पे प्लस है, इलिप्स अपोजिट साइन है तो हाइपरबोला है। तो इस हाइपरबोला को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर का इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ऑफ दिस इधर आपका माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू माइनस, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला जैसा बनेगा। तो इसको अगर हम ट्रेस करना चाहें तो हाइपरबोला की जो ट्रेसिंग होगी वो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, और इलिप्स का जो सेंटर होगा वो 0,4 होगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस 4 होल स्क्वायर, 0,4 होगा। तो 0,4 होगा तो ये 0,4 यहाँ पर सेंटर पर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, y के लंग y का यहाँ पर x के लंग इधर ये x हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो 4, तो ये सेंटर हो जाएगा एक तरीके से, है ना, इलिप्स का। और इसका जो ट्रेसिंग हो जाएगा हम दूसरे कलर से कर देते हैं, तो ये इलिप्स का जो ये करीब रफली ऐसे आएगा। आप देख रहे हैं कि ये आपका जो इलिप्स है वो सेंटर 0 0 नहीं, यहाँ 0 होता, वाई स्क्वायर होता तो 0 0 होता, तो 0,4 यहाँ कहीं सेंटर होगा। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ सेंटर में जाए, शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, कि ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, तो हाइपरबोला को सिर्फ और सिर्फ 2 जगह यहाँ कट करेगा। सेंटर यहाँ होता तो 4 जगह कट सकता था, है ना। तो यहाँ पर जब शिफ्ट हो जाएगा तो इस केस में ऊपर हो जाएगा तो इसी को कट करेगा, तो देयर विल बी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट विल बी 2 विल बी द आंसर इन दिस केस। तो ये वर्बली आप देख सकते हो, इधर आपको हाइपरबोला पढ़ोगे तो हाइपरबोला का ट्रेसिंग हो जाएगा, इधर इलिप्स का ट्रेसिंग हो जाएगा। देखो एक दूसरे को कितने बार कट कर रहे हैं। तो ये ट्रेसिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, और ट्रेसिंग भी मन में कर सकते हो, है ना, ये तो बहुत स्टैंडर्ड सिंपल ट्रेसिंग है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 1 फॉर दिस इक्वल टू दिस। तो इसमें तो जैसे इसमें f ऑफ 1 चाहिए, इसकी जगह पे 1 चाहिए, तो इसकी जगह पे 1 डालोगे, इसका मतलब 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 1 कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 डालो, तो 0 डालोगे तो 2 देगा, तो इस केस में ये 1 देगा तो 2 देगा, दैट इज आंसर। यहाँ मैंने क्या किया, f ऑफ 1 है पे पूछा जा रहा, इसका मतलब कि 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की जगह पे 1 डाला, f ऑफ 1 पूछा जा रहा है इस फंक्शन में, तो इसकी जगह पे 1 डाला, तो इसमें x इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 0 आ गया, उधर जाएगा 1 1 कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू माइनस 2x या 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। तो जैसे जैसे टू देखो 0 डाले तो 1 आ रहा है, तो 0 इसमें भी डालेंगे, x इक्वल टू 0 तो 2 आएगा, दैट्स व्हाई 2 इज द आंसर। तो आपको जैसे मान लो पूछा जाता है f ऑफ 5 पूछा जाता है, तो इस इक्वल टू 5 कर देते, तो 5 कर देते, x बता देता, वही x यहाँ डाल देते, तो आंसर आ जाता है। अगर कहता है f ऑफ 3 पे निकालो, f ऑफ 3 पे निकालो, तो दिस इक्वल टू क्या कर देते, 3 कर देते, इक्वल टू 3 कर देते, तो x इक्वल टू निकाल लेते, है ना, दिस इक्वल टू x निकाल देते, तो जैसे x निकालोगे तो यहाँ पे डाल देना, क्योंकि जब ये 3 दे रहा है तो यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। तो 1 था तो 1 जैसे मैंने किया, इसका 1 किया, ठीक है, तो 1 किया का मतलब दिस बाई दिस इक्वल टू 1, मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो साफ साफ 1 1 तो कैंसिल हो गया, है ना, और x इक्वल टू 0 0 डालोगे, देखो 1 भी आ रहा है, इसकी वैल्यू भी आ रही है। तो क्या वर्बल नहीं हो सकता है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है और कैसे अप्रोच करेंगे। तो 1 पर वर्बल हो रहा है, और 3 4 5 करते तो भी वर्बल हो जाता, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगता है ना, 1 तो ज़्यादा सिंपल है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे वर्बली करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो है 1 प्लस रूट 6 रूट ऑफ 2 6 रूट ऑफ 4 ऐसे करके गया है, देन वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस। अब स्वाभाविक है जब ऐसा दिया है क्वेश्चन है तो ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तभी ऐसा होगा।
तो ये देख रहे हैं कि अगर हम इसमें से देखेंगे टोटल नंबर टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 टर्म है और जीपी बनाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय दिस, तो 6 रूट ऑफ 2 का पावर 1/6 विल बी द गामा रेशियो। अब हम 6 टर्म का जब सम करेंगे तो एक S6 इक्वल टू A1 आ जाएगा और गामा रेशियो 1 से अधिक है, 2 का पावर 1/6 विल बी मोर देन 1, तो 2 पावर 1/6 का पावर 6 तो 2 ही बचेगा और -1 डिवाइडेड बाई फिर 2 का पावर 1/6 -1 r-1 होता है, तो न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2 का पावर 1/6 -1। अब यहाँ पर जो x है हमारे पास सम आया, ये जो सम आया यहाँ पर x के बराबर है वो 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1/6 -1 आया, इसका जब सम किया और जैसे इसका 1/x रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1 ये डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर चला जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 1/6 का पावर 24, तो 2 का पावर 1/6 का पावर 24, तो 2 का पावर 4 16 विल बी द आंसर। तो क्या ये वर्बल नहीं हो सकता है? ये मैंने वर्बल आपको कैसे कर समझाया, देखिए यहाँ पर Sn का फार्मूला होता है a इंटू आर पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। पहला टर्म 1 है, 1 और इंटू a इंटू और ये अंडर रूट 2 का पावर 1/6 है, ये इसका गामा रेशियो, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये गामा रेशियो इसका पावर 1/6 है ना, इसका पावर क्या है 6 -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1/6 -1, तो ये 6 कैंसिल हो करके 2 -1 बचा, बस यही देखना है 1 डिवाइडेड बाई दिस। और जैसे ही वहाँ पूछा जा रहा 1/x तो इसी को पलट दोगे तो एक तरीके इसकी जगह पर आ जाएगा 2 का पावर 1/6 और -1, ये कैंसिल हो करके और 2 पावर 6 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 6 तो 2 पावर 4 आ जाएगा, तो 16 विल बी आंसर। तो ये वर्बल हो सकता है, ऐसा देता ही है कि इजीली कर पाओ, ठीक है। देखिए यहाँ पर गामा रेशियो दिस बाई दिस तो यही हुआ, नंबर टर्म 6 हैं तो पहला टर्म ही है, तो 2 का पावर यहाँ पर क्या आएगा, r का पावर जब करोगे तो 6 कैंसिल हो गया के ऊपर न्यूमरेटर में 2 -1 1 बचा, डिनोमिनेटर में r-1, तो r-1 जो आया तो 1/r-1 हो गया और जैसे इसका उल्टा करोगे तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो r का पावर क्या हो जाएगा 24, तो r क्या है गामा रेशियो 2 पावर 1/6 पावर 24, तो एज पर द लॉज ऑफ इंडिसेस कैंसिल होकर गया 2 पावर 4 दैट इज 16 विल बी द आंसर। तो बोलो वर्बल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि A एंड B आर द टू इवेंट्स डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेसेस, सपोज A कॉम्प्लीमेंट्री है ना, AC denotes the complement of the A relative to the sample space S, then the probability of this। अरे भाई देखियो क्या यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, कोई सैंपल स्पेस में A अगर कोई सेट है तो A कॉम्प्लीमेंट मतलब A नॉट हुआ जो A में ना हो, तो यहाँ कह रहा है A में हो लेकिन B में ना हो, या फिर और A में ना हो B में हो, तो ये तो डिफरेंस ऑफ हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट हो गया, तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा PA प्लस PB -2 टाइम्स ऑफ दिस, ये हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो बहुत आसान है, देखिए जब दो सेट आप लेते हो A, हम आपको दिखाते हैं इसमें, ये A लिया और ये B लिया, ये B ले लिया, ये A ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर A इंटरसेक्शन B नॉट या B कॉम्प्लीमेंट ये वाला, और इसका हो जाएगा यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, तो इसका मतलब या तो A में हो B में हो ये वाला पोर्शन, और या तो फिर ये वाला पोर्शन, यही इसी को हम बोलते हैं A सिमेट्रिक डिफरेंस B, यही ये भी बोलते हैं। और फिर प्रोबेबिलिटी में P लगा दो सेट में तो सारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि या तो A में या तो B में, इसी सिमेट्रिक डिफरेंस दिस इज बीइंग आस्क्ड आइदर इन A ओनली इन A और ओनली इन B, यानी ये कॉमन वाला नहीं चलेगा। तो जब हम A यूनियन B लिखते हैं, जैसे A यूनियन B टोटल तो होता है PA प्लस PB और माइनस इंटरसेक्शन ऑफ P एंड B, तो अब इसमें ये सारा हो गया, अब ये वाला एक बार और घटाओगे तो माइनस करके 2 कर देगा। जैसे समझो कि अगर A यूनियन B पूरा लिख दिया प्रोबेबिलिटी, तो रूल होता है PA और प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो ये A इंटरसेक्शन B A यूनियन B का मतलब हो गया पूरा रीजन, पूरा रीजन की वैल्यू होगी। हमको तो ये वाला रीजन नहीं चाहिए, ये वाला रीजन नहीं चाहिए, तो हम एक बार ये कॉमन वाला और घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे 2 है, तो जब ये हटा देंगे तो ये रीजन बचेगा, तो रीजन में पूरा A यूनियन B में पूरे में हम ये वाला निकाल लिया, तो जब ये यूनियन B करते तो एक बार तो माइनस आता है A इंटरसेक्शन B, और एक बार और निकालोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ओनली इन A और ओनली इन B ये पूछा जा रहा है, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B में यही बात होती है, तो A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन कर लोगे।
यानी इसका मतलब हो जाएगा पी ए यूनियन बी में हम ये वाला निकाल देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें जब स्पेंड करोगे अलग से तो एक बार तो इंटरसेक्शन माइनस के साथ आएगा, एक बार वो घट जाएगा। तो बताओ ये वर्बल है कि नहीं वर्बल है? अगर ये सब चीज़ तो वर्बल है कि ओनली इन ए आर ओनली इन बी, नॉट कॉम्प्लीमेंट तो नॉट ए में हो बी में ना हो, या फिर बी में हो ए में ना हो। तो या तो इसमें हो इसमें ना हो, या इसमें हो। तो या तो ये वाला रीजन जो है फेवरेबल है, ये वाला पूछा जा रहा है, इसी को सिमेट्री डिफरेंस। तो यूनियन लेकर के कॉमन वाला निकाल लिया, एक बार हो इसलिए दो बार घट जाएगा। बता चुका हूँ मतलब, तो दिमाग में रखना है और आंसर दे देना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्या कह रहा है, ए स्पीक ट्रूथ इन 40% एंड बी स्पीक इन 50% केसेस, द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर व्हाइल नरेटिंग द सम इंसिडेंट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, PYQ 2023 निमसेट 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। तो वर्बल वैसे बनता है, अरे भाई ए जो है 40% सही बोलता है, इसका मतलब 60% गलत बोलता है। बी 50% सही बोलता है, 50% झूठ बोलता है। तो किसी स्टेटमेंट को, किसी हम इंसिडेंट को अगर नरेट करें, बोलें तो कंट्राडिक्ट हो, यानी अगर ये सही बोले तो झूठ बोले, तभी तो एक दूसरे का अपोजिट होगा, कंट्राडिक्ट होगा। तो या फिर ए गलत बोले सी और बी सही बोले, है ना। तो ये सही बोले 40% सही बोलता है तो 40/100 यानी 4/10 यानी 2/5, और वो सही बोले, ये सही बोले वो गलत बोले 1/2। अच्छा, इसका सही बोलना गलत बोलने का हाफ हाफ रहेगा, 50% सही बोला 50% गलत। तो यहाँ आ जाएगा 4/10 मतलब 2/5 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 2/10। और प्लस अब ये जो झूठ बोले तो 6/10, 60/100 का मतलब 6/10 मतलब 3/5 और इंटू 1/2, क्योंकि झूठ भी बोलेगा तो भी आधे होगा, सही बोला तब भी आधे होगा। तो इधर जो आपका आ गया 2/10 प्लस 3/10 दैट इज 5/10, 5/10 का मतलब 1/2। दिस विल बी आंसर, 1/2 इज समवेयर हियर। ठीक है, यानी ए सही बोल रहा है तो 40% 40/100 इंटू वो झूठ बोलेगा यानी 1/2, और फिर ये झूठ बोलेगा 60/100 और फिर वो सही बोलेगा 1/2, क्योंकि 50% केसेस में भी सही बोलता है यानी 50% में रॉन्ग बोलता है, तो सही बोलने की प्रोबेबिलिटी आप रॉन्ग होने के। तो इसी को तो मन में मैंने कर लिया, इसको 2/5 सबको पता होगा, इसको हो जाएगा 3/5, यही किया। तो 2/5 40% मतलब 2/5, 60% मतलब 3/5, ये तो कॉमन चीज़ है ना। तो 2/5 इंटू हाफ करोगे तो 2/10 और प्लस यहाँ पर 3/10, है ना। तो ये परसेंटेज को अगर 50% मतलब 1/2, 40% मतलब 4/10 यानी 2/5, 60% मतलब 60/100 का मतलब 6/10 का मतलब 3/5। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसको सही बोलाओ, उसको झूठ बोलाओ, फिर इसको झूठ बोलाओ, उसको सही बोलाओ। तो दो केस वर्बल है, सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू इट वर्बली एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। हम कर पा रहे हैं तो आप भी वर्बली कर पाओगे। ये तो जो बाद में हम समझाते कि मन में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वो समझाने के लिए लिखना पड़ता है। पहले तो जवाब तो हम पहले आपको दे देते हैं वर्बली कैलकुलेट करके मन में। तो ऐसे आप भी आदत डालो, क्योंकि जब समझ जाते हो तो खुद आप रियलाइज करोगे कि ये वर्बल कैलकुलेशन हो सकता है, ईजी है। तो ये एक्चुअली क्या है कि पढ़ते रहते हो साल भर, प्रैक्टिस में ही लाते हो, है ना। जब आपके पास पेन रहता तो सोचो कि पेन ही है, पेपर है तो क्यों नहीं यूज करें। अरे दिमाग का यूज करोगे तो कुछ सेकंड बचाओगे, हाँ कुछ सेकंड बचाओगे तो बहुत आगे भला होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि पॉइंट दिस एंड दिस आर इन बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, ऑन द अपोजिट साइड दिस एंड दिस, ऑन द सेम साइड। अरे किसी लाइन के रिस्पेक्टिव पॉइंट की पोजीशन क्या होगा, दो लाइनें हैं मान लो, है ना, ये और ये दो लाइनें हैं यहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट उसके बीच में होंगे, एक तरफ होंगे या अदर तरफ होंगे। तो अगर हम दोनों पॉइंट को इसमें बैठाते हैं तो देखते हैं, यहाँ पर डाला तो इसमें आ जाएगा कितना 1 और 1/2 डालोगे और इसको लाओगे तो निगेटिव देगा, -6 आएगा। ये तो आपका 1 और 3/2 -6 आया, निगेटिव दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इसमें डालते हैं इस लाइन पर। तो इस लाइन पे डालेंगे तो ये आपका 6 और इधर आपका माइनस करके 6 कैंसिल, माइनस ये भी निगेटिव दे रहा है। इसका मतलब ये कोई लाइन है और दूसरी लाइन एक ये है मालूम, तो इसके तरफ निगेटिव दे रहा है, यानी ये वाला पॉइंट क्या है, दोनों लाइन के यहाँ पर क्या है, ये भी पॉइंट अंदर इधर है, ये भी पॉइंट इधर है, दोनों पॉइंट इधर है। अब इस पॉइंट को इसमें डालोगे, ठीक है, इस पॉइंट को इसमें डालोगे तो 6 और -1.5 और इसमें डालोगे दूसरी वाली लाइन में, है ना। ये मान लो L1 है, ये मान लो L1 है, मान लो L2 है, L2 ये L1 हुआ, ये L2 हुआ। जब इस पॉइंट को हम लोग इसमें डालेंगे तो यहाँ पर 1,1/2 इसमें डालेंगे तो प्लस के इधर आ जाएगा, तो प्लस आएगा, साइटन पॉजिटिव तो पॉजिटिव देगा। और इसको भी डालेंगे तो 6 और इधर प्लस 6 12 में आपका 1.5 जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों, तो ये दोनों पॉइंट इस पर पॉजिटिव दे रहे हैं, ये दोनों पॉइंट इस पर निगेटिव दे रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, इन दोनों के बीच में होंगे,
क्योंकि जब आप एक तरफ डालते हो वैल्यू परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो एक तरफ निगेटिव आ रही तो दूसरी तरफ पॉजिटिव आ रही, लेकिन आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ना, पॉजिटिव निगेटिव मतलब आप डायरेक्शन बदल रहे हो तो फिर अलग हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन पर पॉजिटिव दे रहे हैं, ये दोनों पॉइंट इस लाइन पर निगेटिव दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों पॉइंट बीच में होंगे तभी तो एक तरफ पॉजिटिव। अगर एक पॉइंट यहाँ होगा तो एक पॉइंट यहाँ होगा तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव कर देगा, है ना। तो अगर दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पे होते तो दोनों में क्या निगेटिव देता, दोनों के दोनों पॉइंट इधर होते तो दोनों के दोनों पॉजिटिव देता, या इधर में दोनों पॉजिटिव देता इधर दोनों निगेटिव देता, ठीक है। तो यहाँ पता चला इन दोनों पॉइंट को दो लाइन में हम बैठा रहे हैं, तो दोनों पॉइंट इसमें बैठाया, दोनों सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब दोनों एक तरफ हैं, और उसके बाद ये दोनों पॉइंट इस पे बैठा रहे हैं तो ये भी सेम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब दोनों इसके तरफ है, तो एक तरफ पॉजिटिव दे रहा है दूसरी तरफ निगेटिव दे रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में है, तो दैट्स व्हाई दिस विल करेक्ट आंसर। तो ये तो आप पढ़े होगे पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, किसी लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन कैसे रखते हैं, हम पॉइंट को लाइन में बैठाते हैं, अगर दोनों वैल्यू सेम आवे तो एक तरफ, दोनों वैल्यू अब एक में पॉजिटिव एक निगेटिव आवे तो अपोजिट तरफ। तो दोनों पॉइंट को टेस्ट करना है, तो दोनों पॉइंट को इस लाइन में बैठाओ सेम आ रहा है, दोनों पॉइंट को इस लाइन में बैठाओ दोनों में सेम निगेटिव आ रहा है, इसमें दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव दे रहे हैं, दूसरे में निगेटिव निगेटिव दे रहे हैं, या इसमें निगेटिव निगेटिव दे रहे हैं इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में, तभी तो ऐसा हो रहा है। जब लेंथ आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तभी तो आपका एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ निगेटिव हम लोग लेते हैं, फिर एब्सोल्यूट डिस्टेंस के लिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, अलग बात है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये फुलफिल क्राइटेरिया हो रही, पहली हो रही तो फालतू में अब क्यों समय बर्बाद करना, नाप दीजिए है नहीं, बस हो गया काम, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिस एंड दिस आर द टू फोकी ऑफ इलिप्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू। तो ये दो फोकी हैं और इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स पूछा जा रहा है, तो दो फोकी के बीच की दूरी क्या होती है, ट्वाइस ए, ट्वाइस ए इक्वल टू इनके बीच की दूरी निकालो, तो आपका ये 12 - 4 √8 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, तो 64 और 68, तो ट्वाइस ए इक्वल टू √68। अब ट्वाइस ए कैसे निकले, तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा √68 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। अब ट्वाइस ए क्या हो जाएगा, ये दो फोकी हैं और कह रहा कि इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी 5, इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी 13, 8 5 13, तो ट्वाइस ए इक्वल टू 13, तो ई इक्वल टू √68 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 5 18 हो गया, ये आपका ओरिजिन से दूरी 5 और ये आपका 13, तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2a होता है ना, एलिप्स की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ए इज इक्वल टू √68, तो ट्वाइस ए 18 आया, यहाँ से ओरिजिन दूरी 5, यहाँ से ओरिजिन दूरी 13, तो 18 आया, SP प्लस S', तो आपको E इक्वल टू √68 बाई 18, और इधर आप 4 कामन लोगे तो 2 रूट क्या हो जाएगा 17, क्योंकि 17 4 जा 68 होता है, तो 2 रूट 17 डिवाइडेड बाई 18, 2 2 कैंसिल, √17 बाई 9 विल बी द आंसर, तो √17 बाई 9 विल बी द आंसर, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो, या मैंने वर्बली कैसे किया, ये सबको पता है कि कोई भी जब इलिप्स की बात होती है तो इलिप्स में, ठीक है, ये जो फोकी होता है ए और या -AE होता है, तो इनके S', तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, S' इक्वल टू क्या होती है, ट्वाइस ए, और यहाँ पर एक जो पॉइंट दिया है फोकी, ये 4,3 दिया है, ये मान लो दिया आपका 12,5 दिया है, ये वाला मान लिया, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दिस x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - 1 होल स्क्वायर, तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू √ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 64 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर, सॉरी 64 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 64 और 2 कितना हो, 2 के स्क्वायर 4, 64 4 68 √68 होगा। यही मैंने मन में किया, क्योंकि जो फोकी जो है ना, एक ये 4,3 है, एक 12.5, तो आप इसको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 होल स्क्वायर, तो वर्बल आ रहा है, इसका x का डिफरेंस y का डिफरेंस, तो 8 का डिफरेंस स्क्वायर 8 स्क्वायर और y का 2 डिफरेंस है, तो 2 स्क्वायर, तो √8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो √64 प्लस 4 68, तो यहाँ पर ट्वाइस ए इक्वल टू 68, ये मैंने मन में किया था, तो ये मैंने मन में कर लिया था, ट्वाइस ए इक्वल टू √68, ये मन में कर लिया था। अब ट्वाइस ए कैसे निकले, इसे डिवाइड करो, ट्वाइस ए कैसे निकाला, जिससे जो है अगर मान लो ओरिजिन यहाँ है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ओरिजिन है, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन कहीं पर भी ले लो, तो ये पता है कि ये दूरी का सम क्या होता है, 2a होता है। डेफिनेशन होती है, लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 2a, कांस्टेंट होता है वो 2a बराबर होता है, तो SP प्लस S', P वेरिएबल पॉइंट होगा, तो अब ये पॉइंट P जो ओरिजिन से पास हो रहा है,
ओरिजिन से पास होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपका हो जाएगा कितना 5 और ये हो जाएगा 13। पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये 5 हो जाएगा फिर 13। ओरिजिन से इसकी दूरी √4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 और ओरिजिन से इसकी दूरी। ओरिजिन कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि इलिप्स इज पासिंग ओरिजिन, तो जो कहीं पर भी होगा वहाँ से पास होगा तो ये दूरी का सम ट्वाइस ए होता है। ये होता है SP प्लस H' इक्वल टू ट्वाइस ए। तो ये जब मैंने किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक तरीके से ये 5 आएगा, ये 13 आएगा, तो 5 13 18 SP प्लस H 18, तो ट्वाइस ए इक्वल टू 18। तो जैसे इसको 18 से डिवाइड करोगे तो आपको ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मन में कर लिया, ये आपका 2√17, क्यों 17 4 जा 68, तो 4 का अंडर रूट बाहर निकालोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 18। तो इसीलिए मैंने इसको काट करके 9 यही मन में कर लिया। अब बताओ इसको वर्बल कर सकते हो नहीं कर सकते हो? जब 2 फोकी दिया है, ये आपका 4 3 और यहाँ पर 12 5 कहीं पर ले लो, उससे कोई लेना देना नहीं, लॉजिक अपनाना है। तो इनके बीच की दूरी ने निकाल लिया तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट वर्बली क्या नहीं कर पाओगे, डिफरेंस करके x x y y का डिफरेंस का स्क्वायर करके अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला से। तो ये साफ साफ जाहिर है आपका 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर तो 68 हो गया। अब ट्वाइस ए इक्वल टू 68, अब ट्वाइस ए और चाहिए। अब जब इलिप्स जो कहीं पॉइंट से पास होगा, चाहे ओरिजिन यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो ये दूरी कहीं पर भी होता है, ये दूरी प्लस ये दूरी, तो पॉइंट यहाँ पर P वेरिएबल पॉइंट है, अगर ये ओरिजिन से पास होगा तो 0 0 होगा, है ना, 0 0 होगा। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ 3 और 4 है होगी, तो √3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 हो गया, ये 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये भी 8 13 हो गया, है ना, √12 स्क्वायर 13 169। तो ये 13 और 5, तो ये SP प्लस H' इन दोनों का सम 2a होता है। तो 2a का मतलब यहाँ 18 12 13 और 5 18, तो यही मैंने 18 से डिवाइड किया। तो ट्वाइस a इक्वल टू √68, तो e इक्वल टू हो जाए √68 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, SP प्लस H'। तो √68 डिवाइडेड बाई 18 को मन में नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, उधर आपका 2√17 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 18, तो कैंसिल कर दो 2/9। तो आपको अगर ये इलिप्स पढ़ोगे, कंसेप्ट मालूम होगा तो आराम से कर पाओगे, वर्बल कर पाओगे। वर्बल मैं कर रहा हूँ, पहले आंसर दे रहा हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, पढ़े होगे तो जान जाओगे। यहाँ पर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट द 2 परपेंडिकुलर लाइन्स एंड 2 लाइन्स इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ π/4। अब पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है यहाँ पर, तो ये सबको पता है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा तो परपेंडिकुलर x स्क्वायर कोफिशिएंट y स्क्वायर कोफिशिएंट अगर इक्वल अपोजिट हो तो परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ तो परपेंडिकुलर होने के लिए लैम्डा शुड बी -6, तो -6 देखो कहाँ कहाँ है, इसमें है, इसमें नहीं, ये तो रिजेक्ट हो गया, इसमें है, इसमें है, तो b छोड़ करके 3 में -6 दिख रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के लिए ये आपका x स्क्वायर कोफिशिएंट से तो इसका कोफिशिएंट इक्वल अपोजिट होना चाहिए, a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी -6 होना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए। अब कह रहे हैं इनके बीच का एंगल 45 हो, तो tan 45 होता है 2 इंटू √ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो 2 इंटू √ h की वैल्यू 1/2 है, 2h इक्वल टू -1, तो h इक्वल टू -12, तो 2 टाइम्स ऑफ √1/2 का होल स्क्वायर है 1/4 माइनस क्या हो जाएगा ab 6 लैम्डा डिवाइडेड बाई a प्लस बी लैम्डा प्लस 6 या 6 प्लस लैम्डा। अब यहाँ पर √ में 1/4 माइनस करोगे 6 लैम्डा, तो 1 माइनस 24 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 बाहर निकल के 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √1 माइनस 24 लैम्डा डिवाइडेड बाई 6 प्लस लैम्डा, और जैसे लैम्डा की वैल्यू -1 डालोगे तो ऊपर √25 और नीचे 5, तो √25 5/5 1 आ जाएगा और tan 45 1 होता है, तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू -1 होगा, तो दिस विल द करेक्ट आंसर। तो पहले तो इसका कंसेप्ट समझो, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 पेयर लाइन में ये a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो कह रहा है यहाँ पर कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये 2 लाइन परपेंडिकुलर हो और उनके बीच का फिर एंगल अगर 45 हो तब लैम्डा क्या हो, तो परपेंडिकुलर होने के लिए a प्लस बी यहाँ पर 6 और यहाँ पर -6 होगा, तो ये तो वर्बल हो गया -6, एक वैल्यू तो वर्बल आ गई। दूसरा, इनके बीच का एंगल का फार्मूला पढ़े होगे, अगर पढ़े होगे तो जानोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे जान सकते हो बताओ, h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब ये मैंने a प्लस बी, ये मैंने वर्बल कैसे किया, जैसे इसको मैंने किया 2 इंटू √h की वैल्यू 2h इक्वल टू यहाँ पर 2h इक्वल टू 1, तो h इक्वल टू हाफ, तो 1/4 और -6 लैम्डा डिवाइडेड बाई 6 प्लस लैम्डा हो गया। अब देखिएगा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मन में कर लिया, तो 2 इंटू √1 माइनस 24 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 जो आएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाई रूट के बाहर निकला 2, ये 2 कैंसिल कर देगा, डिवाइडेड बाई 6 प्लस लैम्डा
6 प्लस लैम्डा, है ना। तो इस केस में जैसे लैम्डा की वैल्यू -1 डालोगे तो अंडर रूट 25 लैम्डा और यहाँ पर आपका 5, ठीक है। तो जैसे लैम्डा को -1 डालोगे सारी, तो 1 माइनस करके 25 कर देगा, अंडर रूट 25 का 5 डिवाइडेड बाई भी 5। लैम्डा को -1 डालने पर ये 5/5 1 दे रहा है, तो लैम्डा को -1 इसमें है, बाकी में तो नहीं है, तो इसीलिए आपको 45 मिलेगा, क्योंकि tan 45 1 देता है। तो ये 1 कब देगा, जब लैम्डा की वैल्यू -1 होगा। तो ये मैंने मन में किया 2 इंटू अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर -6 लैम्डा डिवाइडेड बाई 6 प्लस लैम्डा। तो इधर 1 स्क्वायर का किया था 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो इधर 1 - 24 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलोगे 2 कैंसिल कर हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 - 24 लैम्डा डिवाइडेड बाई 6 प्लस लैम्डा। और जैसे लैम्डा को -1 डालोगे तो उधर आपका क्या हो जाएगा 1 + 24 25 का अंडर रूट 5 और नीचे आपका 6 - 1 5, तो 5/5 1, तो 45 1 देगा। तो क्योंकि इनके बीच का एंगल अगर 45 होगा तो लैम्डा वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में लैम्डा वैल्यू -1 होगी, और अगर लैम्डा वैल्यू -6 करोगे तो परपेंडिकुलर होगी। तो यही पूछा जा रहा है कि परपेंडिकुलर होने पर तो क्या होगा लैम्डा, और 45 होने पर क्या होगा। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन बी डन वर्बली। ये सब चीज़ अगर तैयार की होगे, पढ़े होगे, तो दिमाग में चीज़ होता है, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना, वर्बल। क्योंकि मैं भी कर पा रहा हूँ, और कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी उसी को ऐसे ही ट्राई मारो। दिस कैलकुलेशन इज नॉट लेंदी। अब यहाँ वैल्यू ऑफ दिस, अब जब भी हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो देखोगे 70 to 80% क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन एल्पिटर रूल। जब भी 0/0 इन्फिनिटी आएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, तो इट विल बी फिट केस फॉर एप्लीकेशन एल्पिटर रूल। और एल्पिटर रूल क्या होता है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट को डिनोमिनेटर करो, फिर डालो, फाइनाइट आ जाएगा आंसर, नहीं आ रहा फिर दोबारा करो, फिर डालो, आ गया तो आंसर। तो दिस इज द ऑफकोर्स एल्पिटर रूल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट इन केस ऑफ 75% क्वेश्चन एल्पिटर रूल अप्लाइड। तो हम लोग पहले उसी नज़र डालेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो 1 - 1, ठीक है, यहाँ पर क्या है 0 डाला तो 0 हो जाए, 1 - 1 0 हो गया, 0 डिवाइडेड 1 - 1 1 - 1 0 0/0, तो ये 0/0 आ गया, तो इसका मतलब वर्बल है, आराम से हो जाएगा। अब इसको एक बार डिफरेंस करो, e पावर x और माइनस e पावर -x इंटू -1, तो e पावर x प्लस e पावर x हो गया, प्लस e पावर -x हो गया, और -2 हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट किया, इधर क्या हो जाएगा 0 माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस में प्लस कर देगा। तो यहाँ पर उस केस में e पावर x प्लस e पावर -x और -2 डिवाइडेड बाई साइन x, और जैसे जब 0 डालोगे तो डिनोमिनेटर में साइन x फिर 0 कर देगा, तो काम तो नहीं बना, अनडिफाइंड कर रहा है, ठीक है। और ऊपर भी आपका 1 और +1 और -2 फिर 0/0 आ रहा है। अब एक बार और करोगे तो साइन विल बी कन्वर्टेड टू कॉस, तो cos 0 1 होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 बार करना पड़ेगा। जब सेकेंड टाइम करोगे तो e पावर x और यहाँ पर प्लस था e पावर -x, तो इसका करो तो माइनस e पावर -x हो जाएगा, क्योंकि e पावर -x इंटू -1, तो आपका डिवाइडेड बाई cos x। तो 1 डालोगे, जब भी x वैल्यू 0 डालोगे तो e पावर 0 1, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cos 0 क्या होता है 1, तो ऊपर 0/1, तो 0/1 0 भी आंसर। देखिए मैंने क्या किया, एल्पिटर रूल e टू द पावर x माइनस प्लस हो जाए e पावर -x -2 डिवाइडेड बाई ये साइन ऑफ x हो गया, ये मैंने कर लिया, cos का माइनस साइन x, इसका ये हो जाएगा e पावर -x का -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया -2। अब जैसे इसमें लिमिट डालेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0, तो फिर अगेन 0/0 आ रहा, 1 + 1 -2 डिवाइडेड बाई 0, साइन 0 0 होता है। अब सेकेंड टाइम जब करोगे तो ये cos 1 कर देगा, और ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर e पावर x और फिर माइनस e टू द पावर -x, और जैसे 1 - 1 तो ऊपर 0 डिवाइडेड बाई cos 0 1, तो ऊपर आ जाएगा आपका। एक सेकेंड टाइम जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर 0 - 1 - 1 ऑफकोर्स 1 - 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 0/1 दैट इज 0, साइन का cos। नेक्स्ट टाइम फिर कर लेना, तो e पावर x माइनस e पावर -x 1 1 0 डालोगे तो 1 - 1 यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट माइनस से मल्टीप्लाई 1 - 1 है ना, ये तो उड़ जाएगा, 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, और यहाँ पर साइन का cos हो जाएगा, तो ऊपर 1 - 1 डिवाइडेड बाई cos 0 1 होता है, तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 चलेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बार करने पर फिर फिट केस पर एल्पिटर रूल 0/0 और आप मन में कर सकते हो, हम कर पा रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, और सेकंड टाइम आंसर मिल जाएगा। 2 बार से ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पहले में आ जाता है, ज़्यादातर केस में, किसी रेयर केस में 2 बार, 3 बार तो बड़ी मुश्किल में ही करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं पास कराता है। तो बताओ ये वर्बल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या वर्बल आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस, तो 1 to 1 फंक्शन है यहाँ पर m to n, यहाँ तो 5 है तो 5p3 कितना हो जाएगा 60, 5 × 4 × 3, तो 5 × 4 × 3 60 विल बी द आंसर, दिस विल बी आंसर।
अगर यहाँ पर 5p3 विल बी द आंसर। यहाँ पर अगर m एलिमेंट यहाँ n है तो नंबर ऑफ 1 to फंक्शन होता है npm होता है। या ऐसे आप समझ लो कि एक एलिमेंट 5 जगह अजाइन होगा, ये फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस है, तो 1 कैन बी अजाइन ओनली 5 वेज, और 1 to 1 है जिसमें एक में अजाइन होगा तो उसमें दूसरा नहीं अजाइन होगा। अब टू कुछ भी ABCD में जिसमें A अजाइन हुआ वो छोड़ करके बाकी 4 में अजाइन होगा 4, फिर तीसरा फिर अगले वाले में होगा, क्योंकि 1 to 1 है, एक का एक अजाइनमेंट जो हो गया उसमें तो नहीं जाएगा, नहीं मिनिमम हो जाएगा, तो तीसरा वाला कितनी पास 3 ऑप्शन है, किसी 3 में जाएगा, तो दैट विल बी 60। तो इसी को हम लोग ले सकते हैं 5p3 कि ये 5 में से 3 कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, अजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे समझो कि 1 5 तरीके से, फिर 2 4 तरीके से, फिर 3 3 तरीके से, तो ये हो जाएगा। या तो आपको ये रिजल्ट याद रखो, है ना, npm, ये यहाँ पर m एलिमेंट n है तो यहाँ पर npm होगा, बड़ा p छोटा, याद रखिएगा, है ना। इसी को मैंने मन में कर लिया, तो ये भी स्टैंडर्ड चीज़ है इसलिए मन में हो पा रहा है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन a एंड द 2 ज्योमेट्रिकल मीन p and q आर इंसर्टेड बिटवीन एनी 2 पॉजिटिव नंबर देन द वैल्यू ऑफ p q प्लस q क्यूब। तो जब भी हम लोग यहाँ कह रहा है कि a कोई अर्थमेटिक मीन है 2 नंबर के बीच में और 2 ज्योमेट्रिकल मीन है, तो हम पहले ज्योमेट्रिकल मीन 2 होंगे दोनों नंबर के बीच में, तो हम एक ऐसा जीपी लेंगे जो सबसे आसान हो। सबसे आसान जीपी 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, यानी 1 2 4 8 ले लो। तो 1 2 4 8 लेने से क्या होगा कि 1 और 8 का आधा करेंगे, 1 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 9/2, 9/2 अर्थमेटिक मीन ये हो गया। और यहाँ पर 1 2 4 8 में p क्या हो गया 2 और q क्या हो गया 4। अब p क्यूब प्लस 2 क्यूब करोगे, ये वाला जो करोगे, तो 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, है ना, तो 2 क्यूब का मतलब 8, ठीक है, और 3 क्यूब का मतलब हो गया यहाँ पर p क्यूब मतलब 2 क्यूब और q 4 लिया था, तो 4 क्यूब तो 64 8 72 आया। तो जो वैल्यू इसमें 72 दे दे दैट विल बी आंसर। ठीक है, मैंने 1 2 4 8 लिया, तो पी क्यू जो बीच वाले ज्योमेट्रिकल मीन होंगे, p = 2 हुआ, q = 4 हुआ, अभी मैं लिखूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो 2 क्यूब और 4 क्यूब, तो 2 क्यूब का मतलब 8 और 4 क्यूब का मतलब 64, तो 8 और 64 हो गया 72। तो यहाँ ये 72 दे रहा है वैल्यू, और एक वैल्यू क्या था a + b/2 1 और 8 डिवाइडेड बाई 2 9/2, तो एक वैल्यू 9/2 था। इसमें डालते हैं 2 × 9/2 और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, p लिया था 2, ये लिया था 4, तो 9/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 × 2 × 4, तो 9 × 2 × 4 72 हो गया। तो दिस गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। बाकी दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, नन ऑफ दिस है नहीं, करेक्ट जरूरत नहीं। देखिए मैंने जो जीपी लिया 1 2 4 8 वी वर्बली लिया, तो ये हो गया p और ये हो गया q, क्योंकि ये 2 ज्योमेट्रिकल मीन हो गए। मिडिल वाले जो बीच वाले नंबर होते हैं मीन्स होते हैं ज्योमेट्रिकल मीन, जीपी में तो ज्योमेट्रिकल, एपी है तो अर्थमेटिक। अब जब ये 2 नंबर यहाँ पर हम लोग के बीच में हम लोग 2 ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए, तो सीधा जीपी ले लिया, सिंपल जीपी लिया जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। तो यहाँ पर 1 8 के बीच में ये 2 4 और डाला, तो जीपी बना रहे हैं, 2 ज्योमेट्रिकल ए पी हो गया, तो क्यूब हो गया, तो 2 क्यूब और प्लस 4 क्यूब, तो 2 क्यूब मतलब 8 और 64 72, ये तो 72 देगा। अब यहाँ पर डालेंगे तो p मालूम क्यों मालूम। अब a क्या था कि इन दोनों नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन है, तो 1 + 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9/2, तो a 9/2 है। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है a + b/2, तो 9/2, a 9/2 हो गया। तो a आपको मिल गया 9/2, p वैल्यू आपका 2 मिल गया q। अब यहाँ पर हम लोग इसमें डालेंगे तो 2 × 9/2 2 2 कैंसिल, 9 × 2 × 4 9 × 2 × 4 क्या होगा 72, जो कि p क्यूब और q क्यूब के बराबर है, यानी 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब, वो भी 72 है। ठीक है, तो 8 + 64 72। तो ये वर्बल हो रहा नहीं हो रहा है। अब पढ़ो यहाँ पर कि 1 अर्थमेटिक मीन a एंड 2 ज्योमेट्रिकल मीन p एंड q आर इंसर्टेड बिटवीन एनी 2 पॉजिटिव नंबर्स। तो ये जो एनी 2 पॉजिटिव नंबर लिया, तो यहाँ पर सीधा सा ये 2 लिया, ये पहले जीपी बना लिया सिंपल सा, 1 से शुरू करेंगे कैलकुलेशन आसान रहेगा, और जीपी में बीच वाले 2 ज्योमेट्रिकल मीन हो गए या 2 अदर नंबर हो गए, इनका अर्थमेटिक मीन 9/2 और ज्योमेट्रिकल मीन आपका PQ 2 1 ये है। अब दोनों पहलू पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो इसमें डाल के वैल्यू निकला 72। देखते हैं कौन 72 दे रहा है। जब पहले मिल गया तो बाकी में हम क्यों टाइम पास करेंगे। तो बताओ वर्बल हो रहा कि नहीं हो रहा है, केवल समझाने में समय लगता है इसमें। ठीक है, 1 मिनट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। A coin is thrown 8 number of times. What is the probability of getting a head in odd number of?
अरे जब भाई 8 बार थ्रो करें, कितने बार, आधे बार आड आएगा, आधे बार इवन आएगा, तो 8 नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हाफ विल बी द आंसर। कितना आसान है। जब कॉइन को हम 8 बार थ्रो करेंगे तो उस केस में हमारे पास सैम्पलेस हो जाएगा क्या, 2 का पावर 8, और ऊपर हो जाएगा 2 का पावर 8 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 8 बार आवे तो क्या हो जाएगा 8C1 प्लस 8C, 3 बार आवे 8 में, फिर 8C 5 बार, फिर 8C 7 5 1 3 5 7, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 पावर 8 माइनस 1, क्योंकि NC0 NC1 NC2 ये टोटल हो जाएगा 2 पावर 8 हो जाएगा। एक बार भी ना आवे, एक बार आवे, 2 बार आवे, 3 बार आवे, 8 का 8 बार आवे, तो इसमें टोटल होता है NC0 NC1 2 पावर n होता है, 2 पावर 8 हो गया, है ना। अब उसके बाद फिर क्या 8 वाला हो जाएगा, NC 8 कोफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल टू n कोफिशिएंट, तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 8 वाला का सम 2 पावर n माइनस 1 होता है, तो 2 का पावर 7 डिवाइडेड 2 पावर 8 दैट इज 1/2 इज द आंसर। और वैसे भी ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जब भी हम कोई कॉइन को 4 बार थ्रो करेंगे तो 2 बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी होगी, 2 बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, या हेड है तो हेड, टेल है तो टेल, तो इक्वली हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर है कि कॉइन इज थ्रोन 8 नंबर ऑफ टाइम्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड ऑड नंबर ऑफ थ्रोज, तो जितने बार 8 बार होगा उतने ही बार इवन, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूटिव इंडिपेंडेंट इवन जो आना होगा आ जाएगा, तो हाफ बार 8 तो हाफ बार इवन, इवन बार पूछता तभी 1/2 होता, 8 बार पूछता तो भी, तो 2 केस होगा तो 8 या तो इवन, तो आधे बार ये आधे बार वे। तो आपको वर्बली ऐसे भी कर सकते हो, काहे सब फॉर्मेलिटी करेंगे कि 8 में एक बार 8 हेड आवे, फिर 3 बार आवे, 5 बार आवे, 7 बार आवे, इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 पावर n माइनस 1 8 माइनस 1 2 पावर 7 हो जाएगा, और टोटल केसेस हो जाएगा 8C0 8C1 2 पावर 8 हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कैलकुलेशन यू कैन डू इट हाफ ऑफ द टाइम, ये होगा तो हाफ ऑफ टाइम ये होगा, इंडिपेंडेंट इवन है ना। तो वर्बली आप तो देखते ही बता दोगे। इसमें क्या करोगे, द वैल्यू ऑफ tan थीटा दिस इक्वल टू, जब भी ऐसा कुछ हो ट्रिग्नोमेट्री में तो ऐसे उड़ा देंगे, थीटा वैल्यू एक आसान सा कोई डाल दो, थीटा वैल्यू का 0 डाल दें तो cos 45 1 और tan 3π/4 135 माइनस 1 होता है, 1 माइनस 1 माइनस 1 इज द आंसर, माइनस 1 का ही है 10 दिस आंसर। जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डालोगे तो ये cos tan 45 1 देगा, ये माइनस 1 देगा, 3π/4 135 होता है ना, π/4 प्लस π/4 प्लस π/4, ठीक है, 45 45 45 3 बार 135, तो tan 135 माइनस 1 सबको पता होगा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, तो जैसे थीटा इक्वल दे रहा माइनस 1 ही दे रहा, हो गया काम खत्म। हम लोग नेक्स्ट वो करते हैं। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में सिग्मा r इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर 1/2 पावर n और n p r बाई फैक्टोरियल है, तो r तो वैल्यू यहाँ पर इंडिविजुअली लेगा, 1 2 3 r 1 से शुरू करा रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 ले लेते हैं, सिंपल सा, n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 टर्म ऐड होगा, जैसे n की वैल्यू 2 लेंगे तो 1/4 और 2p1 बाई फैक्टोरियल 1, तो 2p1 2/1 2 ही रहेगा, और प्लस 2p2 बाई फैक्टोरियल 2, तो इसमें 2p2 क्या कर देगा 2/2 1 होगा, तो इधर आपका क्या हुआ, इधर 2 प्लस यहाँ पर हाफ 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो 3/4, तो 3/4 आ रहा है n का वैल्यू 2 लेने पर, तो 3/4 तो n वैल्यू 2 डालोगे तो 3/4 किस में आ जाएगा, इसमें तो नहीं आएगा, n की वैल्यू 2 डालोगे तो 1/4 1 माइनस 1 3/4 दिस टाइम गोइंग टू द करेक्ट आंसर। मैंने क्या किया देखिएगा, n की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो अब इसमें जब 2 लोगे तो 1 बाई यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 और प्लस 2p2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, r की वैल्यू यहाँ पर 1 डालोगे देन 2 डालोगे, r की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगा, n वैल्यू 2 लिया, तो यहाँ पर 2p मैंने मन में कैलकुलेट किया, ये आपका 2 और प्लस 1 आएगा 1/4 दैट इज 3/4, यही मन में कैलकुलेट किया, आप भी कर सकते हो, जैसे n की वैल्यू फिक्स कर दिया 2 फिक्स किया तो 1/2 स्क्वायर 1/4 तो अलग हो गया, अब इसमें 2p1 r की पहले 1 डालोगे तो 2p1 डिवाइडेड फैक्टोरियल तो 1 होता है, 2p1 इज 2 होता है, तो 2/1 2 हुआ, और फिर देन 2p2 फैक्टोरियल 2 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 r की वैल्यू 2 डालोगे तो 2/2 1 हो गया, तो पहले वाले में 2 मिला, दूसरे वाले में 1 मिला, तो 2 प्लस 1 3 और 3/4, तो 3/4 n की वैल्यू 2 डालने पर ये 3/2 टर्म ऐड हो रहा है 3/4 दे रहा है, तो n वैल्यू 2 डालने पर ये आपका 1 माइनस 1/4 आ जाएगा 3/4, यही दे रहा है बाकी नहीं दे रहा। तो क्या ये सिंपल सा मन में नहीं कैलकुलेट करके कर सकते हो, जब भी हम वैल्यू डाल करके टेस्ट करते हैं ऑप्शन में तो जनरली 2 टर्म का ऐड करते हैं, क्योंकि 1 में 1 से ज़्यादा मिल जाता है, तो आपको दोबारा चेक नहीं करना पड़ेगा, n इक्वल टू 2 डालोगे, 2 टर्म का सम करो, 2 टर्म का सम इसमें देखो क्या मिल रहा है, ये क्या दे रहा है, दैट वे यू कैन गेट द आंसर, है
वर्बल आराम से हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, लेट्स सी डिनोट द सेट ऑफ ऑल पेयर्स एक्स वाई व्हिच सेटिस्फाई दिस वेयर एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द कोऑर्डिनल ऑफ सी। तो सी द सेट ऑफ दोज नंबर्स व्हिच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो उसमें सेट में जितने नंबर होते हैं वही उनकी संख्या ही कार्डिनल नंबर होती है। नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ ए गिवन सेट इज का कार्डिनल नंबर। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई विल सेटिस्फाई दिस, जितने पेयर सेटिस्फाई करेंगे उतने कार्डिनल नंबर हो जाएगा। तो साफ साफ देखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पावर वाई, उधर ले जाओगे 2 पावर वाई, तो जैसे एक्स वैल्यू 2 डालते हैं तो 2 स्क्वायर और उधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वैल्यू 2 डालो, वाई की वैल्यू भी 2 डालोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना। एक तो ये सेट मिला 2 का मा 2, और दूसरा क्या मिलेगा, 4 डालोगे 2 पावर 4 और 2 का पावर 4, है ना। जैसे 4 डालोगे 4 का पावर 2 यानी 16 और 2 पावर 4 16, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 4 2 2 दीज आर द 2 सेट 2 वैल्यू जो कार्डिनल नंबर विल बी 2। तो कह रहा है कि यहाँ पर कितना पेयर एक्स वाई का जो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन एक्स वाई इंटीजर होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, कि लिखा हुआ था नेचुरल नंबर्स करेक्ट। तो आपको यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात कंसिडर करना है। तो देख रहे हैं कि अगर उधर ले जाओ 1 1 से काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे आप 2 2 डाल रहे हो एक्स वाई का तो एक पेयर मिला, और 4 4 डालो तो कर रहा है, बाकी नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर 3 3 डालोगे तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और द 2 का पावर 3 8 नहीं करेगा बैलेंस, उधर ले जाओगे बराबर होना चाहिए। तो दीज आर द ओनली 2। तो ये क्या है, वर्बल सोच सकते हो कि कौन सा वैल्यू एक्स वाई का बराबर करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 2 2 करेगा, 4 4 करेगा, बाकी क्यों नहीं करेगा, आप आराम से समझ सकते हो। तो इसलिए 2 पेयर होगा तो कार्डिनल नंबर, जितना पेयर होगा उतना कार्डिनल नंबर होता है। तो दैट्स वाई 3 विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, है ना, दिस विल बी द आंसर इन दिस केस। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर चोजन रैंडमली फ्रॉम द first 100 natural number, then the probability that all the 3 of them are divisible by both 2 and 3, जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा यानी 6 से डिविजिबल होगा। 100 में हम 3 नंबर ऐसा सेलेक्ट करें जो 2 से डिविजिबल हो और 6 3 से भी हो। तो 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल मतलब 6 से डिविजिबल। तो 100 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 16 आ जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा क्वेश्चन रिमाइंडर छोड़ दो। तो 16C3 आउट ऑफ 100C3, जब 100 में से 3 नंबर सेलेक्ट करोगे तो आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा 100C3, और फेवरेबल क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 से डिविजिबल होगा वही 2 और 3 से भी होगा। तो आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन 16 आएगा। तो 16C3 डिवाइडेड बाई 100C3। अब फैक्टोरियल 3 नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अब 16 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 99 इंटू 98। अब उधर 14 7 जा 98, तो नीचे 14 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 7 आ जाएगा, 14 7 जा 98, तो नीचे 7 है और इधर 99 है, तो ये 11 का मल्टीपल होगा। तो देखेंगे डिनोमिनेटर में कौन सा प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर में 7 और 11 दोनों का मल्टीपल हो, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर कैंसिल होगा नहीं, 11 भी प्राइम नंबर का है। सो 7 और 11 का प्राइम नंबर, ये तो 11 का है, ये तो 5 तो चलेगा, तो 5 तो होगा ही, 100 है तो, है ना। तो ये 11 का भी है, और देखते हैं 7 का है कि नहीं है। 7 और 11, ये तो 7 का है, तो 11 तो है ही है। 7 के लिए आपको इसको करोगे, 7 से डिवाइड करोगे 4 45 42 35 है, 30 आंसर। हमने पूरा एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं किया, एक्चुअली इसका एक्चुअल कैलकुलेशन आपका 16C3 आउट ऑफ 100C3, क्योंकि 3 नंबर आप सिलेक्टेड आउट ऑफ 100 नेचुरल नंबर, तो सैंपल स्पेस हुआ 16C3, और उसमें से 6 का मल्टीपल वाला, तो 6 का मल्टीपल वाला जो 3 का दोनों को होगा, 6 12 18 24 आएगा। तो 100 को सीधा डिवाइड करोगे 6 से, जो पूरा क्वेश्चन 16 आएगा, ठीक है। तो 16 नंबर होगा जो 6 से का मल्टीपल हो गया, यानी 2 और 3 से डिविजिबल होगा। तो 6C3 आउट ऑफ दिस। तो फैक्टर 3 नीचे तो कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में इसका आपका सीधा आ जाएगा 16 इंटू 15 इंटू 14। ये मन में मैंने किया, जो को मन में मैंने किया वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 99 इंटू 98। अब ये तो आपका 14 7 जा हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका वर्बली का लिया, यहाँ 7 का, और यहाँ पर 99 9 इंटू 11, तो 11 और 7 का मल्टीपल दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देख रहे हैं दिस द ओनली ऑप्शन इन विच बोथ इन डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 11 एंड 7 आर देयर। डिनोमिनेटर में 11, यहाँ पर 11 इंटू 9, तो 11 तो कैंसिल नहीं होता किसी से, ऊपर भी कैंसिल नहीं होगा, 7 भी ऊपर कैंसिल नहीं होगा। तो 11 और 7 का मल्टीपल यही होगा, बाकी नहीं होगा। हम पूरा कैलकुलेशन पे गए नहीं, बाकी नहीं होगा, हो गया काम।
जुगाड़ करना है, बस देखना है, यही तो लॉजिक से समझ करके हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट व्हाट, तो यहाँ पर जब जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 पैराबोलिक वाला एक्सप्रेशन पढ़े होगे, तो उसमें से आपको पता होगा डेल इक्वल टू 0 होता है तो पैराबोलाइन होता है, डेल नॉट इक्वल टू 0 होता है तो बहुत सारा केस होता है, ए इक्वल टू बी, एच इक्वल टू 0 हो तो सर्किल होगा, और एच स्क्वायर लेस देन ए भी होगा तो एलिप्स होगा। तो एच की वैल्यू यहाँ पर 5 है, क्योंकि ट्वाइस एच इक्वल टू 10, तो एच की वैल्यू 5, 5 स्क्वायर 25, और ए बी करेंगे तो 33, तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इसका मतलब एलिप्स होगा। एलिप्स के कंडीशन आपको पता है कि एच स्क्वायर शुड बी लेसर देन ए बी, तो ए बी तो यहाँ तो 33 हुआ, और एच की वैल्यू क्या है 5, 5 स्क्वायर 25 इज स्मॉलर देन 33, देयरफॉर एलिप्स विल बी देयर। और अगर इक्वल टू होता तो पैराबोला, ग्रेटर देन होगा तो हाइपरबोला, तो जान ही रहोगे है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। तो लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यह क्या कह रहा है, अब यहाँ पर कॉस ऑफ ग्रेट इंटीजर है पाई स्क्वायर, ग्रेट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर, ठीक है, देन एफ ऑफ दिस ग्रेट इंटीजर है, मेक इट ए नोट हियर, इस केस में ये ग्रेट इंटीजर है, टाइपिंग में थोड़ा सा किया होगा, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेट इंटीजर। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बराबर होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबको पता होता है 9.8, तो पाई स्क्वायर इक्वल टू 9.8, 9.8 का फ्लोर वैल्यू तो कास 9x, और कास आप माइनस 9x करोगे, 9 माइनस 9.8 करोगे तो 10 हो जाएगा, माइनस 9.8 का जो है लोअर इंटीजर माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाए कॉस ऑफ पॉजिटिव है तो 9x, और यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस 10x का कॉस 10x हो गया, और जैसे पाई बाई 2 डालोगे तो इधर क्या होगा 9/2x, 9x में x पाई बाई 2 डालोगे तो 4.5x, 4.5 पाई हो जाएगा, 9 इंटू पाई बाई 2 तो हो जाएगा 9 पाई बाई 2 यानी 4.5 पाई, तो 4.5 पाई मतलब वर्टिकल वाला हो जाएगा, तो वर्टिकल पर तो कॉस 0 होता है, और हॉरिजॉन्टल पर इधर प्लस इधर माइनस, और इधर आपका 10 पाई था माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 पाई में पाई बाई 2 डालोगे, एस की वैल्यू 10 पाई एक्स है ना, तो एस की वैल्यू पाई बाई 2 डालोगे तो 5 पाई यहाँ पर -1 देगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में इवन मल्टीपल पाई पे 0 देता है, 0 2 पाई 4 पाई और पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 8 पे -1 देगा, तो -1 और +0, तो -1 विल बी द आंसर इन दिस केस। देखिए मैंने क्या किया, एक बार एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर कॉस ऑफ ये जो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 9.8, तो इसका फ्लोर वैल्यू देते हो तो 9x हो गया, और प्लस, और इसका फ्लोर वैल्यू माइनस के साथ करोगे तो -10 आएगा, -9 -9 और -10 के बीच में छोटा वाला तो -10 आ जाएगा, तो कास ऑफ माइनस थीटा कास थीटा, तो कास ऑफ हो जाएगा 10 आ जाएगा, कास ऑफ 10x, बस यही देखना है। जब इसका -10 आएगा, माइनस कास ऑफ -10 माइनस थीटा प्लस कर दे रहे हैं, तो ये 10x और ये हो गया 9x, और जैसे आप इसमें पाई बाई 2 डालते हो तो पाई बाई 2 डालोगे तो यहाँ जैसे एफ ऑफ, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स हुआ, और जैसे इसमें पाई बाई 2 डालोगे तो पाई बाई 2 डालोगे तो 4.5 पाई, इसको भी पाई बाई 2 डालोगे, यही मन में मैंने लिया, तो 4.5 पाई मतलब वर्टिकल 8 मल्टीपल पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 का मल्टीपल होता है वर्टिकल लाइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 पाई का मल्टीपल, इधर 8 मल्टीपल पाई, तो ये 5 पाई आ जाएगा, तो 5 पाई आ गया कट होकर के। तो इस केस में यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई 3 पाई 5 पाई ये -1 देता है, -1 देता है, +1 देता है, इस पे 0 देता है, तो 9 पाई बाई 2 मतलब 4.5 पाई, यहाँ 1/2 होगा, हाफ होगा मल्टीपल का, प्लस पाई बाई 2 करोगे तो यहाँ पर इस केस में ये इस लाइन पर हमेशा कॉस 0 देता है, इस पे +1 इस पे -1, तो 8 पाई आया, 8 पाई के -1 तो इधर -1 और +0, दैट इज -1 इन द आंसर। तो कांट यू डू इट वर्बली, आपका पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8 तो पता ही होती है, उसका फ्लोर वैल्यू 9x को, तो कास 9x, और उधर कासा माइनस है तो -10 हो जाएगा, तो कासा -10x कासा माइनस कास थीटा हो जाएगा, तो कासा 10x, और जैसे पाई बाई 2 लोगे तो यहाँ पर 9 पाई बाई 2 यानी 4.5 पाई, और इधर क्या हो जाएगा 5 पाई, तो 4.5 पे 1/2 में तो वर्टिकल में जो 0 देगा, और इधर 5 पाई ऑड है इसलिए -1, इवन होता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई तो +1 देता। तो ये सब चीज़ें अगर पढ़े होगे तो इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेट व्हिच डिफाइन दिस। अब देखिएगा sin 4x यहाँ पर 2 पाई 1/2 है, तो पता है कि पाई बाई 6 पर 30 डिग्री पर 1/2 देगा, तो पाई माइनस पर एक राउंड में 2 बार देता है, और यहाँ पर कह रहा है x यहाँ बिलोंग करेगा, तो जब x यहाँ बिलोंग करेगा तो 4x कहाँ बिलोंग करेगा, 4x कहाँ बिलोंग करेगा, ये आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो 36, और इधर आपका 12 पाई हो जाएगा 4x,
अगर 4x विल बिलोंग टू दिस, और एक पूरा राउंड में कितना लगाता है, 2 वैल्यू देता है, हाफ देगा, है ना, एक राउंड में। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो टोटल कितना डिफरेंस, 48 पाई। 48 पाई मतलब कितने राउंड लगेंगे, 24 राउंड लगेंगे। 2 पाई पे एक राउंड होगा, तो हर राउंड पे 2 वैल्यू देगा, तो 24 राउंड लग रहा है, तो हर वैल्यू पे 2 देगा, तो 48, तो 48 बार सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द आंसर। देखिए आपको सबको पता है कि कोई भी साइन ऑफ समथिंग वैल्यू है, अगर इस पर 1/2 दिया तो इस पर पाई माइनस पर भी 1/2 देता है, तो पूरे राउंड में ये 2 बार सेटिस्फाई करेगा, ये 2 बार सेटिस्फाई इस पर और इस पर एक राउंड में, ठीक है। फिर अगले राउंड में फिर 2 बार, फिर अगले राउंड में 2 बार। तो यहाँ पर अगर एस का इंटरवल ये है तो ये 4x है, तो 4x कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 48 पाई, 36 पाई से 12 पाई, 48 पाई। 48 पाई का आधा करेंगे यानी 24 पाई, 24 बार घूमेगा। 2 पाई पे एक राउंड लगाता, 0 to 2 पाई पे, तो 48 पाई मतलब कुल मिलाकर के 24 बार घूमेगा। 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू यहाँ पर 24 पाई हो जाएगा। तो 24 बार ये घूमेगा और हर बार 2-2 वैल्यू देगा, तो 48 वैल्यू होगी, तो 48 बार पे इसको सेटिस्फाई करेगा। ये आंसर होगा, ये आंसर हो गया इसके में। फाइंड द कोऑर्डिनेटी ऑफ द सेट सी, यानी नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी द कोऑर्डिनेटी, है ना। तो इतने सोल्यूशन 48 होंगे, तो 48 का कोऑर्डिनेटी होगी। 48 सोल्यूशन पूछो या कोऑर्डिनेटी पूछो, एक ही बात है करके। तो सिर्फ देखना है कि जब यहाँ पर वैल्यू फिक्स है, यहाँ पर इस केस में, तो एस वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, तो 4x जो इसके अंदर डालेंगे यहाँ से यहाँ तक वैल्यू करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखना है कितने राउंड घूम रहा है। तो यहाँ देखा इसका अंतर आएगा यहाँ पर -36 से 12 तक, तो ये 48 अंतर आया। -36 इधर, 12 इधर, 36 12 कितना, 48। तो 48 यहाँ पर पाई का डिफरेंस आ गया, और हर 2 पाई में एक राउंड होता है, तो 48 पाई का जो अंतर है तो 24 पाई आधा, है ना, 0 से 2 पाई में एक बार घुमा, फिर 2 पाई से 4 पाई में, फिर 4 पाई से 6 पाई में। तो यहाँ पर क्या होगा, -36 और प्लस का 12, 48 पाई का डिफरेंस एंगल आया यहाँ से यहाँ तक, और इसका मतलब ये 24 बार घूम रहा है, क्योंकि 2n पाई में 2 पाई में एक बार राउंड होता है। तो 24 बार घूमेगा, हर एक राउंड में 2 बार ये सेटिस्फाई करेगा। 2 बार प्लस हो या 2 बार माइनस, कोई भी वैल्यू पूरे एक राउंड में 2 बार सेटिस्फाई करती है। तो 24 राउंड में 2 बार सेटिस्फाई, 48 बार सेटिस्फाई, 48 सोल्यूशन होंगे, यही उसका कोऑर्डिनेटी होगा, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द वेक्टर दिस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर में क्या होगा, आई जे का जो डिटरमिनेंट है मॉड ऑफ ए 0 हो जाएगा, यानी इसका जो कोफिशिएंट का हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, तो लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर 1 और 1 1 लैम्डा स्क्वायर। तो कह रहे लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी जो इसका कोप्लेनर हो, यानी इसकी वैल्यू 0 हो। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ लैम्डा स्क्वायर अगर 1 डालते हो तो 1 1 होगा, -1 डालोगे तो 1 1 होगा, है ना। तो 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 1 and -1 दिस देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस विल बी कोप्लेनर, यानी लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा +-1, क्योंकि जब आप इसका कोफिशिएंट बनाओगे यहाँ पर देखो लैम्डा स्क्वायर 1 1 पहला, दूसरा 1 लैम्डा स्क्वायर 1 और 1 1 और लैम्डा स्क्वायर, है ना। और जैसे लैम्डा की वैल्यू +1 डालोगे तो 2 रो है, तीनों रो आइडेंटिकल हो रहा है, तीनों कॉलम नहीं हो रहा, कोई 2 ही से 0 हो जाएगा। तो जैसे लैम्डा को 1 डालोगे तब भी 2 रो आइडेंटिकल 0, और -1 डालोगे तब भी 1 1 कर देगा, फिर बात वही हो जाएगी। तो दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस डिटरमिनेंट विल बिकम 0, और यही होता है कोप्लेनर के लिए। अगर वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो इसका जो है स्केलेटल प्रोडक्ट की वैल्यू जो बाहर निकालते हो 0 होती है, यानी आई जे के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो जब यहाँ पर बनाया और मन में देख लिया लैम्डा स्क्वायर है तो +1 भी चलेगा, -1 दोनों में सेम देगा, 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल मतलब 0। तो दैट्स वाई दीज आर द 2 वैल्यू, दैट्स वाई 2 विल आंसर। तो करना कुछ नहीं है, क्या इसकी थ्योरी है उसको समझ करके और वर्बली अप्लाई कर देना है, पेन का यूज करना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब यहाँ पर क्या इस केस में नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ 5 का पावर है तो 5 स्क्वायर करोगे तो 2, यानी इसका सम 2 होगा, तो 1 1 घट जाएगा, तो sin x + sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो इसका हम सम ऑफ इन्फिनिटी करेंगे a डिवाइडेड 1 - r, तो यहाँ पर sin x मार डिवाइडेड 1 - x इक्वल टू 1, तो आपका sin x इक्वल टू 1 - sin x, तो इधर आ जाएगा 2 sin mod ऑफ x इक्वल टू 1, तो sin x इक्वल टू +-½ तो यहाँ कुल मिला करके यहाँ पर sin ऑफ x इक्वल टू +-½ ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर इस केस में x यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा, तो कितने सोल्यूशन होंगे, -π से π तक, तो +2 2 बार देगा और -2 बार देगा, तो 4 सोल्यूशन होंगे। देखिए मैंने क्या किया, इसको समझो, आप भी वर्बली कर पाओगे।
इसको लिखोगे 5 स्क्वायर, ये तो कोई समझ नहीं आने वाली बात हो ही नहीं। अब 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ एक्स मॉड प्लस साइन ऑफ एक्स मॉड स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स मॉड क्यूब अप टू डाटा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा इक्वल टू 2। बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट मैंने बराबर कर दिया, ये 1 कट करके यहाँ पर 1 कर दिया इक्वल टू 1, ये कट करके 1 कर दिया, 1 में 2 में 1 उधर घट गया, ये बचेगा। अब सम इन्फिनिटी क्या करोगे, साइन ऑफ एक्स मॉड ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, है ना, मॉड ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू 1 आया। तो जैसे उसको उधर ले जाओगे तो मॉड ऑफ साइन इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स, तो इधर आपको 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ साइन इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना, यही आएगा ना। तो यहाँ पर मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू इससे करोगे तो 1/2 आया, ये उधर गया, फिर इधर आके प्लस का 2 हो गया, इधर 1/2, मॉड हटाते तो प्लस माइनस 2। अब प्लस माइनस 2 अगर जब हम साइन ऑफ एक्स का हाफ लेते हैं तो पूरा माइनस पाई से पाई यानी माइनस पाई से पाई जाओगे तो पूरा एक राउंड में 2 बार सेटिस्फाई करेगा, इधर भी इधर भी, और माइनस करोगे तो इधर और इधर तीसरे चौथे में करेगा, माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस हाफ करोगे तो ये 2 वैल्यू और देगा। एक पूरे माइनस पाई टू पाई मतलब एक राउंड में प्लस हाफ के लिए 2 वैल्यू और माइनस हाफ के लिए 2 वैल्यू, तो देयर बी 4 सॉल्यूशंस। आर यू एग्री विद दिस? जैसे यहाँ पर ही आया, इसको एक हम ऐसे भी फिगर करके आपको समझा दें, थोड़ा कलर चेंज कर दें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको भी समझा देते हैं यहाँ पर, चलो यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर ये साइन की बात करें तो साइन ये ऐसे जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा माइनस पाई। और अब जब साइन इक्वल टू हम हाफ करेंगे तो इस केस में माइनस पाई पाई के बीच में ये बार क्या करेंगे, इसके बीच में ये यहाँ पर ऐसे कट करेगा 2 बार, यहाँ भी कट करेगा 2 बार, हाफ पर, ये हाफ है 1/2, यहाँ माइनस 1/2 हुआ, तो माइनस पाई से पाई के बीच में ये 2 बार कट करेगा, है ना, तो यहाँ पर भी माइनस पर भी 2 बार कट करेगा, तो माइनस पाई से पाई बार क्या होगा, 4 सोल्यूशन होगा, y इक्वल साइन इक्वल टू हाफ और साइन इक्वल टू माइनस हाफ। तो यानी यहाँ पर इस केस में यहाँ पर इस पे हाफ देगा और इसमें माइनस हाफ, इस पे माइनस हाफ देगा। तो राउंड कितना लग रहा है, माइनस पाई से पाई मतलब पूरा एक राउंड लग रहा है, हम इधर से जा करके ऐसे जा रहे हैं, राउंड तो पूरा लगा रहे हैं, माइनस पाई से पाई तक पूरा एक इंटरवल है ना, 2 पाई का इंटरवल, तो 2 बार प्लस 2 बार माइनस। अगर केवल प्लस होता तो 2 सोल्यूशन, केवल माइनस हाफ होता तो भी 2 सोल्यूशन, प्लस के लिए 2 माइनस के लिए 2, इसलिए 4 सोल्यूशन। तो ये चीज़ें आप मन में कर सकते हो कि मन में क्या किया, 5 स्क्वायर किया, 1 कम हो गया, ये आपका मन में करिए साइन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब अप टू डॉट 1 इक्वल टू 1। तो जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड 1 माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1 करोगे तो मॉड ऑफ साइन इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स, तो इधर लाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ साइन इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ साइन इक्वल टू हाफ, तो मॉड हटाओगे तो उधर प्लस माइनस हाफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव होता है, मॉड ऑफ समथिंग पॉजिटिव है तो मॉड हटाने से प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस 2 होगा। अब प्लस माइनस 2 होगा तो 2 पर प्लस 2 पर 2 वैल्यू और माइनस 2 पर 2 वैल्यू, तो 2 2 4 वैल्यू होगी, क्योंकि पूरा इंटरवल बात कर रहा है, 0 से 2 पाई बोले या माइनस पाई से पाई बोले, एक राउंड में 2 बार सेटिस्फाई करता है, तो प्लस 2 के लिए हाफ 2 वैल्यू और माइनस हाफ के लिए 2 वैल्यू। दैट्स वाई ट्रेसिंग भी करके ऐसे समझ सकते हो। इसके लिए इसके इंटरवल में 2 बार इधर कट करेगा, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट 2 वैल्यू देगा, थर्ड फोर्थ में 2 वैल्यू देगा, ठीक है। हम लोग देखें, बात करेंगे इसमें, लेट दिस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड द कंसीडर द सेट दिस y इक्वल टू दिस, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x y, इसमें कितने एलिमेंट होंगे जो x इज ग्रेटर देन y, तो y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इधर x ग्रेटर देन y होता है। और ये क्या हो गया, ये तो इलिप्स हो गया, है ना, इलिप्स हो गया, तो यहाँ पे x/3 और y बाई x स्क्वायर बाई 3 y स्क्वायर बाई 3/2 इज इक्वल टू 1। तो जब इलिप्स बनाओगे तो उसमें से x शुड बी ग्रेटर देन y, तो कौन सी वैल्यू हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो +1 -1 करने पर 1 + 2 3 करेगा, तो इसमें जो सेटिस्फाई करेगा 1, 1 करेगा, -1, 1 करेगा और 1, -1 करेगा, और यहाँ पर -1, एक बार निगेटिव 2 बार निगेटिव, -1, -1 के साथ इसका प्लस नहीं किया था, कर दिया -1, -1 ये भी करेगा, ये 4 वैल्यू करेगा। x + y + को 1 ही देगा, 1 + 2 3 करेगा। तो दीज आर द इंटीजर पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना,
जेड सेट आप वो सारे इंटीजर जो इसको स्पेसिफाई करेगा, तो इससे इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है। लेकिन कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, तो जब भी हम कोई लाइन खींचते हैं तो x इज ग्रेटर देन y में क्या होगा, y इक्वल टू s के रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में x इधर जितना भी होता है x इज ग्रेटर देन y होता है। तो देखें x इज ग्रेटर देन y कौन है इसमें, बोलो x इज ग्रेटर देन y, इसमें कौन होगा, s की वैल्यू y से अधिक हो, तो इसमें x की वैल्यू y से अधिक, एक तो ये लग रही है, ये तो बराबर हो गई, इसमें x छोटा है, इसमें x बड़ा है, इसमें बराबर है, तो दिस इज ओनली वन, तो देयर विल बी वन सोल्यूशन, x इज ग्रेटर देन y। क्योंकि यहाँ पर ये भी हो, इस पॉइंट को सारे एक्स वाई इलिप्स में क्या होगा कि यहाँ पर सेटिस्फाई भी करे, है ना, इस पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करे, और क्या होगा इस लाइन के उधर हो और इंटीजर भी हो, हमें राइट, तो उसके इंटीजर हो और उधर हो, एक्स वाला पहला एक्स कोऑर्डिनेट वाई से बड़ा हो, तो हमने देख लिया यहाँ पर देख करके, तो 1 और -1 डालने पे सेटिस्फाई करे, 1 + 2 3 करेगा, तो ये दीज आर द पॉइंट, 1 डालो या -1 डालो हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, तो 2 3 3 इसमें भी सेटिस्फाई, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो देखो 2 बार मैंने यहाँ पर 1 पॉजिटिव लिया है, 2 बार नेगेटिव लिया इस केस में, इसका भी प्लस 2 बार माइनस, तो दीज आर द 4 पॉइंट्स, 1 -1 1 -1 का 4 कॉम्बिनेशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब किसमें से ये भी सेटिस्फाई होगा कि x का y इक्वल टू इसके इधर हो, तो x वाला बड़ा हो y से, तो x वाला बड़ा y से यह है, दिस इज ग्रेटर देन दिस y, बाकी में या तो बराबर है तो छोटा है, तो देयर विल बी ओनली वन सोल्यूशन। तो ये दिमाग में रख सकते हो फिगर भी, कि यहाँ पर आप इंटरसेप्ट करोगे, यहाँ पर 3 यूनिट, यहाँ पर 1.5 यूनिट करेगा, तो कौन सा इंटीजर वैल्यू जो करेंगे जो इधर की वाली होंगी, तो इधर वाली में यही वाला होगा 1 और -1, 1 और -1 यहाँ के एक पॉइंट होगा जो इसके इधर होगा, बाकी या तो ऑन होगा और या तो y इक्वल टू यहाँ पर 1 1 जो होता है, -1 -1 इस लाइन पे होता है, तो ग्रेटर तो नहीं हुआ, और ये वाला माइनस वाला उधर हो जाएगा, -x समथिंग, तो इधर वाला तो होगा, x पॉजिटिव हो y नेगेटिव, ऊपर इधर नीचे आ गया। तो आराम से फिगर दिमाग में रखोगे, इसका मतलब जानोगे, तो आराम से समझते हो किस रीजन में कौन सा पॉइंट होगा और किसका x कोऑर्डिनेट y से अधिक होगा, तो दिस वे यू कैन गेट इट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, sin x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y, देन वैल्यू ऑफ दिस x माइनस वाई, तो जब sin cos वाले में आता है, तो cos ऑफ x माइनस वाई क्या होता है, cos x cos y और प्लस sin x sin y प्लस होता है, और cos x इक्वल टू cos y और sin x इक्वल टू sin y है, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, तो cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई इज द आंसर। देखिए यहाँ पर cos ऑफ x माइनस वाई, यहाँ पर जो होगा cos x cos y और प्लस sin x sin y, और sin x इक्वल टू sin y और cos x इक्वल टू cos y है ना, ये cos x cos y sin y, तो ये हो जाएगा एक तरीके से cos स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x, समझ रहे होगे, cos x cos y, तो y cos y जब पे cos x डालो cos स्क्वायर, और फिर प्लस होता है, माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, तो sin x sin y, तो sin y इक्वल टू sin x, तो sin स्क्वायर, ये तो 1 हुआ, तो ये चीज़ तो हो गया 1 इक्वल टू 1, तो ये क्या तो पता है आपको, यहाँ पर 1 देता है, प्लस 1 यहाँ देता है 2n पाई पर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, क्योंकि यहाँ पे 1 देता है, -1 देता है, ये n पाई मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई पाई 3 पाई 5 पाई, ये n मल्टीप्लाई पाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इधर 0 होता है, पता है आपको, तो 2n पाई इस लाइन पर हमेशा, इस पर हमेशा क्या देगा, 1 देगा 1 देगा 1 देगा, तो इसको 2n पाई तो लिखेंगे, तो इसका एंगल 2n पाई होगा, तो जहाँ पर मैंने x माइनस 1 दिया, cos ही क्यों लिया, तो कि cos इक्वल टू cos, sin इक्वल टू sin, तो जैसे cos ऑफ x माइनस वाई लिया, तो इसमें cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया, तो cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई 1 इधर देता है कोऑर्डिनेट, इतना तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में, है ना, तो इस केस में हम 2n पाई लिख लेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गिवन ए सेट ए विद द मीडियन m1, यहाँ पर मीडियन 2 है, एंड द मीडियन m2 यहाँ पर ये है, व्हाट कैन बी से अबाउट द मीडियन, ठीक है, ऑफ द कंबाइंड सेट। अच्छा, 2 सेट हैं, एक का मीडियन m1 है m2 है, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2 और 4 के बीच में होगा, तो उसका मीडियन यहाँ पर एटमोस्ट 2 नहीं 2 से 4 के बीच में होगा, एटमोस्ट 2 ज़्यादा 1 क्या नहीं, 2 से अधिक होगा 4 से कम होगा, तो एटमोस्ट 2 नहीं 2 से अधिक होगा 4 से कम होगा, एटलीस्ट 1 भी नहीं चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 का मतलब 1.5 भी नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि 2 से 4 के बीच में होगा, एटलीस्ट 2, हाँ एटलीस्ट 2 होगा, 2 से 4 के बीच में होगा तो कम से कम होगा, तो दिस आंसर। जब 2 अलग अलग सेट हैं उनको मर्ज करेंगे, एक मीडियन m2 है 4 है, तो मर्ज करोगे तो उनका जो कंबाइंड
ग्रुप का मीडियन आएगा, दोनों के बीच में होगा तो दोनों के बीच में वही फुलफिल करेगा। 2 4 के बीच में मतलब एटलीस्ट 2, बाकी में देखो वो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आपका प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, चाहे मीडियन हो चाहे मीन हो, दोनों में यही सेम चीज़ कंसेप्ट यूज हो जाएगा। अब यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, ये आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, ये सब नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। दे हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करें, इसका हम डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ देखेंगे तो प्लेन है, तो प्लेन में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x 2x 2y z इक्वल टू 5 है, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू है, और यहाँ पर दिस प्लस लैंडा इक्वल टू दिस। तो x प्लस 2y ये तो मैच कर गया। अगर यहाँ लैंडा है, यहाँ z के पे 2 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 डाल दें और यहाँ 5 है तो यहाँ 5 डाल दें तो 2 तो मर्ज हो गए। जब 2 प्लेन मेक में मर्ज हो गए तो तीसरा प्लेन ऑब्लिकली कहीं इसको कट करेगा, तो 2 प्लेन के कट करने से लाइन बनेगा, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे तीनों पे सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये वाला तो मर्ज हो जाएगा। जब मर्ज हो गया तो तीसरा ऑब्लिकली प्लेन जहाँ पर कट करेगा लाइन बनेगी, उस लाइन का हर एक पॉइंट तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 2 और म्यू इक्वल टू 5 डालो, लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू 5 डालोगे, दैट विल आंसर। क्योंकि डिटर्मिनेंट बना करके इक्वल टू 0 करने में बहुत टाइम बर्बाद होगा और उसमें फिर 1 मिनट में नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, ये एक्चुअली 3 प्लेन है, प्लेन के इंटरसेक्शन, 3 के इंटरसेक्शन जब हम लोग करते हैं तो प्लेन अगर हम निकालते हैं, यहाँ पर देखिएगा कैसे करेंगे, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस केस में ये 3 प्लेन हुए, ये 3 प्लेन, अगर 3 प्लेन ऐसे कट करेंगे तो यूनिक सोल्यूशन होगा, पॉइंट ऑफ इंटर वर्टेक्स होगा, है ना। अगर 2 प्लेन ऐसे कट के तीसरा भी वहीं जा रहा है, यहीं जा रहा है, तो इसके लाइन जो बनेगी, लाइन पर हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे हम यहाँ पर इसको कंपेयर किया, लैम्डा 2 5 डाला तो इसके साथ दोनों प्लेन क्या हो गया, मर्ज हो गया। अब दोनों प्लेन मर्ज हो गया, ये सेम हो गया, लैम्डा 2 कॉमन हो गया, है ना। तो अब तीसरा प्लेन जो होगा, इसको कहीं से पे जाए कट करे तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आया, तो इसका जो इस पर जो पॉइंट होगा और इस पर भी पॉइंट होगा, तो लाइन पर जो पॉइंट होगा दोनों पे होगा, तो दोनों प्लेन तो मर्ज हो गए। अब ये प्लेन और जो कट करेगा तो लाइन बनेगी, लाइन में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन दोगे। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल सेटिस्फाई दिस प्लेन ऑब्लिक एंड दोनों मर्ज वाले भी, तो कॉमन है, एक ही प्लेन हो गया। तो दैट्स वाई जैसे कंपेयर किया तो देखा जैसे आप 2 लैम्डा डालते हो तो 2 ये प्लेन हो गया, ये लाइन हो गई, ये अनदर प्लेन होगा, लाइन बनेगी, तो लाइन बनेगी। तो इनमें जब भी प्लेन और लाइन के इंटरसेक्शन, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन बनती है तो लाइन का हर एक पॉइंट दोनों पे लाई करता है, तो बहुत सारे पॉइंट हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो बस एक कंसेप्ट यूज करोगे और इसको वर्बली उड़ा दोगे, जनरल मेथड यूज करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। तो जस्ट एनालिसिस करो कि कौन क्या दिया, उसी के अनुसार जवाब दे दो, क्यों हम डिटरमिन बना करके हम उसमें टाइम बर्बाद करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फोर्स F 40 डिग्री और यहाँ पर आपका 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, ये इतना 60 डिग्री है, तो देन द वर्क डन। अरे भी इस टाइप का पहले भी करा चुके हैं, क्या हो जाएगा FD cos 60, F इंटू डी cos 60, तो फोर्स होगा 60 डिग्री अप्लाई करा तो F cos 60 इंटू डी, तो यहाँ पर 40 इंटू 3 FD cos 60, 40 इंटू 3 और cos 60 हाफ होता है तो 60, 120 डिवाइडेड बाई 2, 60, 60 हो गया। वर्क डन हो जाएगा F डॉट डी, यानी हो जाए FD cos थीटा। तो ये आपका 40 है, डिस्प्लेसमेंट 3 है और ये cos 60 का मतलब हाफ, ठीक है, तो हाफ का मतलब ये 60 हो जाएगा, तो बराबर है FD cos 60, है ना। तो यहाँ जो फोर्स इतने न्यूटन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इतना है और यहाँ पर थीटा इतना डिग्री, देन वर्क डन बाई फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, तो हम डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन फोर्स हो गया तो F cos 60 इंटू 3, 40 cos 60 इंटू 3, तो दिया हुआ था सिंपल सा। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का किया है, ये तो बहुत आसान है उसकी तुलना में, वहाँ तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, दिमाग लग रहा था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए ए मैन स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन O एंड वॉक्स ठीक एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट इन द नॉर्थ ईस्ट। तो हम लोग जब भी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डायरेक्शन में 3 यूनिट गए, उसके बाद एंड देन वॉक्स 4 यूनिट इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट मतलब उधर की ओर, इधर 3 गए इधर 4 गए, तो यहाँ से अब पूछेंगे तो P पे पहुँच गए, देन OP इक्वल टू, तो OP का जो लेंथ होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से 5 आएगा। हम लोग इधर से 3 यूनिट चले परपेंडिकुलरली, नॉर्थ वेस्ट चले 4 यूनिट चले, तो 3 और 4 डायगोनली मिलाओगे, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल क्या होगा, 5 यूनिट होगा,
आर यू एग्री विद दिस? तो 5 यूनिट, अब देखो किसका आंसर 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट इसका नहीं है, मार लोगे इसका लेंथ 5 यूनिट नहीं है, पॉइंट पहुंचा पी तो वो ज्वाइन करो, ओपी का लेंथ 5 होना चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। इसका करोगे तो आपका अंडरवुड 50/5 ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। अब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो यहाँ आई प्लस चलेंगे और फिर माइनस नीचे तो नहीं चलेंगे, क्योंकि इधर चल रहे हैं और फिर इधर चल रहे हैं, तो इधर चलेंगे तो उधर चलेंगे, तो वाई का तो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव का हाइट गेन करेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ये भी 5 दे रहा है, ये भी 5 दे रहा है, लेकिन इसका जो है सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि देखो हम क्या किए, अब इधर हम ईस्ट लिए, इधर वेस्ट लिए, इधर नॉर्थ लिए, इधर साउथ लिए, थोड़ा बीच में बनाते हैं तो ज़्यादा के लिए, ये मन में कर सकते हो, ये मन में कर सकते हो, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। और जैसे इसमें हम लोग क्या 3 यूनिट इधर चले, नॉर्थ ईस्ट 3 यूनिट, और फिर इधर चलेंगे 4 यूनिट, तो ये तो लंबाई 5 आ गई, ये पाइथागोरस थ्योरम तो परपेंडिकुलर, तो कि नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर की ओर, तो पहले नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर 45 बनाते हुए 3 यूनिट गए, इधर की ओर गए 3 यूनिट, और फिर इधर की ओर गए इस डायरेक्शन में 4 यूनिट, तो इसको मिलाओगे 90 डिग्री टर्न हुए तो 5 आया, तो 5 आना चाहिए, 5 इसमें है और इसमें है। अब वाई तो पॉजिटिव होना चाहिए, आई और जे इस डायरेक्शन में, तो ये चलेंगे, वाई पॉजिटिव चलेंगे तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है ना, यहाँ चल करके नीचे तो नहीं आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो सादा सीधा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप देख लो ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन किधर की ओर देखा रहा है, तो वर्बल हो रहा है, तो ये मन में कर सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम मन में किए 3 यूनिट, हम चले नॉर्थ ईस्ट में चले, यानी ईस्ट नॉर्थ चले 3 यूनिट, है ना, ये ईस्ट है नॉर्थ है, इधर चले, और फिर इधर आपका इधर चले 90 डिग्री पे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट बात कर रहा है इधर, तो 90 डिग्री टर्न हो जाएंगे, तो ना टर्न हुए तो 4 चले, तो 3 चले 4 चले, फिर मिलाओगे राइट एंगल 5 होगा, 5 होगा, और डायरेक्शन में वाई ऊपर है नीचे तो नहीं है, तो वाई उधर पॉजिटिव, वाई मतलब जेड का कोफिशिएंट ऊपर की ओर है, ये आई हो गया है, जे हो गया, ठीक है, तो दिस विल बी आंसर। हम लोग बात करेंगे ये इसके बाद, 33-32 ये वाला हो गया 33, हम लोग इसकी बात करेंगे कि देयर आर 9 बोटल्स लेबल्ड 1 to 9 एंड 9 बॉक्सेस लेबल्ड 1 to 9, 9 बोतल है, 9 बॉक्स के नंबर लिखे हैं, है ना, नंबर ऑफ ईच वन कैन पुट दिस बॉटल इन द बॉक्सेस सो दैट ईच बॉक्स गेट 1 बोतल एंड एग्जैक्टली 5 बोतल गो टू द करस्पॉन्डिंग नंबर्ड बॉक्सेस, यानी 5 बोतल 5 नंबर बॉक्सेस में सही जगह पे जाएं, एग्जैक्टली आउट ऑफ 9 बॉल हैं और 9 बॉक्स मार्क हैं, बॉल में नंबर ही पड़ा है 1 to 9, बॉक्स में नंबर ही पड़ा है, तो कह रहा है उसमें से एग्जैक्टली 5 जो है बॉल वो करेक्ट पोजीशन पे जाएं, 9 बॉक्स में 5 बॉक्स में करस्पॉन्डिंग नंबर जाएं, बॉल की नंबर ऑफ बॉक्स जो है 5 वो करेक्ट पोजीशन में जाएं, 4 रैंक पर जाएं, ये तो कह रहा है, सो दैट ईच बॉक्स गेट 1 बोतल एंड एग्जैक्टली 5 बोटल्स गेट, बोतल बोलो बॉक्स बोलो, ठीक है, इस केस में बोतलें, ये बोतलें जा रही हैं बॉक्स में, ठीक है, बोतल गो टू द करस्पॉन्डिंग नंबर्ड बॉक्स, यानी 5 जो है करस्पॉन्डिंग नंबर, यानी 3 नंबर की जो बोतल है वो 3 नंबर के बॉक्स में जाए, 5 नंबर की बोतल 5 में जाए, 8 की 8 में जाए, ऐसे करके, तो 5 सही पे जाएं यानी 4 गलत जाएं, तो 9 में से 4 गलत, तो 9C4 इज इक्वल टू 9C5, तो 9C5 तो सब में है, तो ये तो चलेगा। उसके बाद D4, n में से n गलत जाएं, तो फैक्टोरियल 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल, तो 1 बाई 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर फैक्टर 4 तो 24 डिवाइडेड बाई 12, तो ठीक है, तो 12 हो गया यहाँ पर प्लस का, फिर आपका फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 हो गया, तो प्लस का 12 माइनस का 4, तो प्लस का 8 फिर प्लस का 1 9, तो 9 इंटू है कहीं, दिस होल आंसर। देखो यहाँ पर n में से n का गलत जाए, इसको dn लिखते हैं, पढ़े होगे dn, इसको होता है फैक्टोरियल n इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव 1 बाई फैक्टोरियल 3, आई एम सॉरी फैक्टोरियल 3 माइनस और प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, ये होता है। n में से 4 है तो 4, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 9 में से कितनी गलत जाए उसकी, तो 9C4 ये गलत वाला होता है, और D4 के मैंने मन में कर लिया फैक्टोरियल 4 इंटू 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका आपका 2 होगा तो 24 होता है फैक्टोरियल 4, तो 12 और माइनस का 4, ये 6 से डिवाइड करोगे 24, तो 12 में 4 गया 8 और प्लस 1 9, तो 9 इंटू यहाँ पर 9C5 होना चाहिए या 9C4, एक ही बात है, 9C4 इंटू 9C5, तो 9 इंटू 9C5 या 9C4 कहाँ है, दिस है,
बाकी में तो नहीं है। तो ये आपको पता है कि n में से n का एक गलत जाए, तो जितनी गलत वाला हो तो 9 में से 4 गलत जाए, 5 सही जा रहे हैं मतलब 4 गलत, तो गलत वाले के लिए होता है 9C4 रॉन्ग, NCR में R वाला रंग और DR, तो फैक्टर यहाँ पर 4 हो जाएगा, D4 हो जाएगा। तो ये चीज़ मन में कर लिया कि 1 1 कैंसिल हो जाए, 24 को डिवाइडेड बाई 2 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 24 डिवाइडेड बाई 24, ये 9 आया, और उधर आपका गलत वाला निकालते हैं क्योंकि सही वाला 5 है तो गलत वाले के लिए होता है ना। n में से r गलत जाए तो क्या होता है NCR और DR, ये फार्मूला होता है, रिजल्ट होता है। तो गलत वाला देखना, सही मालूम तो गलत मालूम, 9 में 5 सही तो 4 गलत, तो दिस कैन बी डन इन वर्बली। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा द क्रिटिकल ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज परफॉर्म ऑन द 3 पेशेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी ए पेशेंट इज 0.6, then the probability that the after surgery exactly 2 of them will recover, यानी 3 पेशेंट में 2 लोग रिकवर हो, और रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो नहीं रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी। तो 3C2 0.6 का पावर 2 और इंटू 0.4, तो 3C2 3 और 0.6 का पावर 2 यानी 0.36 और इंटू 3, तो 3 इंटू 36 इंटू 0.4, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू यहाँ पर 0.36 इंटू 0.4 तो कितना आ जाएगा, मन में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उधर आपका 4 36 72 144 इंटू 3 420 432 432 विल बी द आंसर। देखो बहुत आसान है, 3 में से 2 रिकवर हो, 0.6 का पावर 2 और एक रिकवर ना हो 1, तो ये आपका ये 3 हो गया इंटू 0.36 हुआ इंटू 0.4 हुआ। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 36 दूना 72 144, तो 0.144, तो 0.144 पॉइंट हटा दो, तो 144 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 432 आएगा, और 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा देना, आराम से कर सकते हो, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो आप इसको 36 इंटू 3 करोगे, 36 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 108 इंटू 4, कैसे भी कर सकते हो, दिस वे यू कैन गेट इट। तो इसमें से 3 में 2 पेशेंट रिकवर करे तो 3C2 रिकवर करने की प्रोबेबिलिटी ये P, और नहीं रिकवर करने के बाद Q, मतलब बाइनोमियल वाला कंसेप्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये 1 है ना। तो ये 3 होता है, ये 0.36 होगा, ये 0.4 होगा, तो कौन सा बड़ा करोगे, 3 इंटू 0.36 इंटू 0.4, तो 36 से 72 इंटू फिर 2, 36 चौको 144 इंटू 3 मन में कर लिया, 3 डेसिमल 3 के बाद लगेगा, डेसिमल लगा दिया, वर्बल हो गया। हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं, ऐसे करते रहोगे सब बनता रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि रीजन दिस डिफाइंड एज द रीजन दैट आर इज द रीजन आर इज डिफाइंड एज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस, यानी इस सर्कुलर रीजन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेटिस्फाई करो सच दैट पॉइंट PRS है, जिसमें से लाइन इन आर रीजन में लाई करे वो पॉइंट, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट R इज ग्रेटर देन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में R इज ग्रेटर देन y इक्वल टू S का उधर हो, तो एक क्वार्टर में उधर होगा तो आधा होगा, हाफ विल बी द आंसर। कितना आसान है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हम रीजन ले रहे हैं, सर्कुलर रीजन ले रहे हैं, तो इसमें से सर्कुलर रीजन जिसका रेडियस 2 यूनिट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये सैम्पल स्पेस हो गया क्वार्टर, और उसमें y इक्वल टू x मतलब ये वाला फेवरेबल हो, यहाँ पर पॉइंट कहीं लेते हैं RS XY में, x इज ग्रेटर देन y, तो R x XY हो गया, तो R इज ग्रेटर देन y, यहाँ पर इस केस में दिया है ना R इज ग्रेटर देन S, है ना, ये x हो गया, ये y हो गया, ये XY, तो x इज ग्रेटर देन y। तो अभी बताएं कि y इक्वल टू S के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये इधर जब लेते हैं तो x बड़ा होता है, इधर y बड़ा होता है ना, तो पहला वाला बड़ा हो दूसरे से, एंड इधर x इज ग्रेटर देन y होगा, y इक्वल टू S लाइन के रिस्पेक्ट में। तो सैम्पल स्पेस एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ होगा और उसका जब y इक्वल टू इधर में x ज़्यादा होगा, y छोटा, इधर y ज़्यादा होगा, x छोटा होगा, तो x ग्रेटर देन y ये पोर्शन, तो ये पूरे जो क्वाड्रेंट है 1/4 है, ये सैम्पल स्पेस में ये वाला जो उसका आधा पोर्शन में x बड़ा है, तो ये फेवरेबल हो गया, आधा रीजन आउट ऑफ टोटल, तो ये इसका आधा हो गया तो 1/2 प्रोबेबल, तो फेवरेबल इज टू टोटल, तो सैम्पल स्पेस पूरा सर्किल नहीं है, सैम्पल स्पेस यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सर्कुल का फर्स्ट क्वाड्रेंट सैम्पल स्पेस है, उसमें अगर हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करें तो उसमें x कोऑर्डिनेट y से बड़ा हो, r शुड बी ग्रेटर देन s हो, तो इसके इधर आधे में बड़ा होगा, आधे में छोटा होगा, तो ये आधा फेवरेबल होगा आउट ऑफ टोटल, तो दैट विल बी आंसर हाफ ऑफ दिस। तो प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल एरिया इज टू टोटल सैम्पल स्पेस एरिया, सैम्पल स्पेस क्वार्टर है ना, तो इसका ये आधा हो गया। तो इसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बनाना चाहें तो बहुत बन जाएगा, बहुत बोलते बोलते मुंह भी दर्द होने लगा। ऐसे और भी 10-5 क्वेश्चन जो वर्बली हो सकते हैं 2024 के, तो आप इसी टाइप का प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी 2025 का भी ऐसे उड़ा देना,
ठीक है, 70-80% क्वेश्चन ऐसे वर्बली उड़ा देना और देखना कितना टॉप रैंक आएगा। बस इस एंगल से सोचना, प्रैक्टिस करो, शुरू से अभी तक जितना भी हम बताएं उसको भी करो। जब 25 का एग्जाम हो जाएगा तब भी हम डालेंगे, उसमें भी बताएंगे कैसे वर्बली 70-80% वर्बली करके दिखाएंगे आपको। तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट क्लियर होना, नॉलेज होना चाहिए। और जब इस टाइप का अप्रोच, क्योंकि पढ़ते साल भर हो, ये अप्रोच अप्लाई नहीं करते हो। हम जब वर्बली करके पहले आंसर दे रहे हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो कि उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जब नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट क्लियर हो और अप्रोच थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, आदत डालना है, क्योंकि आदत नहीं रहने से ये प्रॉब्लम होता है। पता लगा वो आते हुए क्वेश्चन हम लोग पेन का यूज कर रहे हैं और ट्रेडिशनल मेथड, बुकिश मेथड यूज कर रहे हैं, वहीं पे फिर दिक्कत होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट PYQ लिए 2025 के लिए। टिल देन गुड बाय, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग निमसेट 2025। और प्रैक्टिस करते रहेगा, एंजॉय करते रहेगा, और लास्ट मोमेंट में ये जो प्रैक्टिस है यही सब काम आएगा। तो मिलते हैं अगले PYQ में। टिल देन गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।